जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में शहरी जेठानी के छोटे कपड़े। जनवरी शुरू हो चुकी थी और मोहन नगर मोहल्ले में भी आम इलाकों की तरह कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों के हाल बेहाल थे। सुबह सुबह का समय है। निशा बाथरूम में से नहा धोकर एक शॉर्ट वन पीस ड्रेस पहनकर टॉवल से बालों को सुखाते हुए छत पर जाती है, जहां उसके सास ससुर नंद और देवर बैठे धूप सेक रहे थे। निशा की सास निशा को शॉर्ट वन पीस में देखकर कहती है, अरे बहू, जनवरी की इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी तूने ये शॉर्ट वन पीस पहना है। इस ठंड में तो कम से कम फुल कपड़े पहन ले बहू। अरे नहीं माँ जी, इतनी भी ठंड नहीं है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड नहीं लग रही। आप लोग धूप सेकर नीचे आ जाएं तो हम सब मिलकर खाना खा लेंगे। अच्छा मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर निशा नीचे चली जाती है। तब निशा के ससुर कहते हैं, हे भगवान, इस लड़की को कौन समझाए। इतनी ठंड में गर्म कपड़े पहनना चाहिए और समझाने जाओ तो उल्टा हमें ही ज्ञान दे देती है। अरे पिताजी, आपको तो पता है कि भाभी एक इन्फ्लुएंसर है। अगर वो फुल ड्रेस पहनेंगी तो अपनी वीडियो में ड्रेस कैसे दिखा पाएंगे। और पता है पिताजी, पिछले कुछ दिनों से तो भाभी के फॉलोवर्स लगातार बढ़ रहे हैं। पिताजी, मुझे तो धूप में बैठने के बाद भी बहुत ठंड लग रही है। इस ठंड की वजह से तो मैं ऑफिस नहीं गया। तो वहीं दूसरी तरफ निशा अपने कमरे में आती है और कांपते हुए जल्दी से हीटर चालू कर देती है और शॉल ओढ़कर हीटर के पास बैठ जाती है। फिर अपने आप से कहती है, हे भगवान, ठंड तो सचमुच बहुत है। मुझे भी इतनी ठंड लग रही है, लेकिन अगर मैंने अपने ससुराल वालों को ये बता दिया कि मुझे भी ठंड लगती है तो वो मुझे फुल कपड़े पहनाएंगे और फिर मेरी तो हर जगह बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं भाई, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहन लूंगी, मेरे लिए तो यही सही है। तभी निशा का पति कमल दरवाजा नॉक करता है तो निशा जल्दी से शॉल हटाती है और दरवाजा खोलते हुए कहती है, अरे कमल, आ गए तुम? हाँ मैं तो आ गया, लेकिन आज तुम बड़ी ही फुर्सत में दिखाई दे रही हो। क्यों, आज तुम्हें शूट नहीं करना है क्या? अरे नहीं नहीं कमल, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैं तो अभी नहा कर आई हूँ, बस इसीलिए थोड़ा हीटर के पास बैठ गई। थोड़ी देर बातें करने के बाद कमल कमरे से चला जाता है और निशा यूट्यूब पर अपना वीडियो बनाने लगती है। वो सामने फोन स्टैंड पर अपना फोन लगाती है। फिर कैमरा ऑन करने के बाद वो कुछ ड्रेस दिखाते हुए कहती है, देखिए गाइस, इस वीक में मैंने ये 3 ड्रेस मंगवाए हैं। इस स्कर्ट टॉप को देखिए, ये स्कर्ट टॉप पहनने में फुल वेस्टर्न लुक देता है। और ये डेनिम जीन्स और टॉप ये मिंत्रा का है, एकदम लग्जूरियस। और ये फिश कट वन पीस ऑफ शोल्डर ये शवाना ब्रांड का है। गाइस, अगर आपको इन सब ड्रेस की लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना और मुझे फॉलो करना मत भूलना। रील बनाने के बाद निशा उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देती है और आराम करने के बाद सबको खाना खिलाकर रात के खाने की तैयारी करके अपने रूम में आकर अपना काम करती है। कुछ देर बाद रात होती है। तभी कंचन वहां आती है और कहती है, भाभी, मम्मी और पापा को बहुत ठंड लग रही है, उन्हें भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। हाँ हाँ कंचन, मैं अभी लगा देती हूँ। अब निशा रसोई में जाती है और सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर लाकर खाना परोस देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तब दीपक कहता है, अरे ये क्या बहू, खाना तो काफी ठंडा हो गया है। तुम्हें तो पता है कि इस जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में ठंडा खाना नहीं खाया जाता, तो तुम्हें गरम गरम खाना बनाकर देना चाहिए। पिताजी, मुझे खाना बनाने के अलावा और भी काम रहते हैं। वैसे मैंने खाना बनाकर हॉट पॉट में रख दिया था, लेकिन अब ठंड ज्यादा पड़ रही है तो ठंडा हो गया। अब जैसा भी है आप लोग खा लीजिए। सभी लोग खाना खा लेते हैं। फिर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। निशा भी अपने कमरे में जाती है, जहां कमल 2-2 रजाइयां ओढ़कर सोया था। वो निशा को देखकर कहता है, निशा, आज सचमुच बहुत ठंड है, जल्दी से रजाई के अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी। ओ कमल, इतनी भी ठंड नहीं है। एनीवेज, मैं चेंज करके आती हूँ। निशा कबर्ड से अपनी शॉर्ट नाइटी निकालती है और वॉशरूम में जाकर चेंज करती है। उसके बाद वो रजाई में आकर घुस जाती है। वो काफी देर कमल से बातें करती है, फिर वो लोग सो जाते हैं। अगले दिन निशा सुबह उठकर हॉल में पहुंचती है, जहां सभी लोग बैठकर चाय पी रहे थे। तभी निशा सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, आज मेरी फ्रेंड कानिका का बर्थडे है। शाम को पार्टी है और हम सभी को चलना है। मैंने सोचा आप लोगों को अभी से ही बता दूं ताकि आप समय से निकलो। हाँ हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, हम सभी शाम को साथ ही चलेंगे। अब शाम हो जाती है और शोभा अपने कमरे में तैयार हो रही थी। तभी कंचन तैयार होकर आती है। शोभा उसे देखकर कहती है, अरे कंचन, ये क्या, तूने एक ही स्वेटर पहनी है? तुझे पता है ना कि जनवरी में बाहर कितनी ज्यादा ठंड रहती है। ऐसा करके इसके ऊपर एक ब्लेजर, शॉल और मफलर सब पहन ले। हाँ माँ, मैं पहन लूंगी, आप मेरी चिंता मत करो। जल्दी से तैयार हो जाओ वरना लेट हो जाएंगे। ऐसा कहकर कंचन वहां से चली जाती है। अब शोभा एक स्वेटर पहनती है और एक शॉल ओढ़ती है। साथ में वो गर्म मोजे और ग्लव्स भी पहनती है और साथ में टोपा भी लगाती है। जब शोभा तैयार होकर बाहर आती है तो देखती है कि सभी लोगों ने गर्म कपड़े, मोजे, टॉप सब कुछ पहने थे, लेकिन निशा वहां नहीं थी। शोभा कहती है, कमल बेटा, निशा अभी तक तैयार होकर नहीं आई। उसने तो कहा था कि हमें जल्दी चलना है। तभी निशा वहां एक शॉर्ट स्कर्ट और टॉप पहने हुए आती है। उसे देखकर शोभा कहती है, अरे बहू, तुझे ठंड लगती है या नहीं? इतनी ठंड में भी तूने बाहर जाने के लिए ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। बेटा, ऊपर से कुछ गर्म कपड़े पहन, वरना तुझे ठंड लग जाएगी। नहीं माँ, मुझे ठंड नहीं लगती। ये ड्रेस मैंने आज के लिए स्पेशल मंगवाई है। बताइए कैसी लग रही है? भाभी, ड्रेस में तो आप हॉट लग रही हो और शायद हॉट लगने की वजह से आई आपको ठंड नहीं लग रही है। विकास की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं और फिर वो लोग पार्टी में जाने के लिए निकल जाते हैं। जल्दी वो लोग पार्टी में पहुंचते हैं। जैसे वो पार्टी में एंटर करते हैं तो सभी लोगों की नजर निशा पर ही होती है। वहां खड़ी ममता अपनी सहेली बिंदिया से कहती है, देख रही हो बिंदिया शोभा की बहू को? ऐसा भी क्या फैशन का शौक है कि इतनी ठंड में भी उसने इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हैं। हाँ ममता बहन, शर्म लिहाज तो कुछ है ही नहीं, ऊपर से कम ठंड का लिहाज करके कुछ गर्म कपड़े पहन लेती। लेकिन लगता है इसे तो जैसे ठंड लगती ही नहीं है।
शोभा ये बात सुन लेती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुछ लड़कियां निशा से मिलने आ जाती हैं। एक लड़की कहती है, निशा मैम आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, एकदम हॉट लग रही हैं आप। इस ठंड में भी आपके स्टाइल में कोई कमी नहीं है। वैसे ये ड्रेस का लिंक आप मुझे भी देना, मैं भी ये ड्रेस मंगवाऊंगी। हाँ जरूर मंगवाना। वैसे हम फैशनेबल लोगों को ठंडी या गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे कपड़े तो हमेशा ही स्मार्ट और हॉट लगते हैं। ऐसे ही निशा कुछ देर अपनी फॉलोअर्स से बातें करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। थोड़ा आगे जाकर कंचन निशा से कहती है, भाभी आपका तो सच में जवाब नहीं है। लोग आपको कितना पसंद करते हैं ना, और आपको देखकर कई लोग आपकी कॉपी करते हैं। वो तो है, मैं तो हूँ ही स्पेशल। मैं जो करती हूँ वो कुछ खास होता है, इसीलिए लोग मेरी कॉपी करते हैं। सभी लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, फिर सभी खाना खाते हैं और फिर अपने घर लौट आते हैं। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन दीपक हॉल में बैठे हुए शोभा को बताता है, सुनो शोभा, मेरे दोस्त दिवाकर का आज गांव से फोन आया था। हमने उसकी बेटी के लिए पूछा था ना, तो वो कह रहा था कि हम उसकी बेटी को आकर देख लें। तो अगर तुम कहो तो हम कल गांव चलकर उसकी बेटी को विकास के लिए देखते हैं। हाँ जी, विकास है तो पूछ लीजिए। तभी विकास वहां आ जाता है। शोभा उससे कहती है, विकास तेरी शादी की बात चल रही है और एक लड़की है शिवानी, पास के ही गांव से है, मेरे पिताजी के दोस्त की बेटी है। मैंने देखा था उसे, बड़ी ही सुंदर, सुशील और संस्कारी लड़की थी। अगर तेरी हाँ हो तो हम शादी की बात चलाते हैं। बेटा वैसे तो शिवानी सुंदर है, सुशील है, लेकिन बस वो गाँव की है। माँ गाँव के होने से क्या होता है? अगर लड़की अच्छी है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, हम कल ही चल कर देख लेते हैं। अगले दिन करके सभी लोग शिवानी को देखने उसके घर पहुंचते हैं। मौसम की वजह से शिवानी के पिताजी ने कोयले जलाकर मेहमानों के पास रख दिया था। सभी लोग आग से हाथ पैर सेकते हैं। तब तक शिवानी कॉफी लेकर बाहर आ जाती है। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसने दो स्वेटर और साथ में ऊपर से शॉल ओढ़ रखा था। ये देखकर शोभा कहती है, आओ शिवानी बेटा, लगता है तुम्हें बहुत ठंड लगती है। माँ जी, ही ठंड का मौसम तो मुझे बड़ा मुसीबत लगता है, इसीलिए मैं ये सब कुछ पहन कर ही रखती हूँ। लेकिन तभी शिवानी देखती है कि सामने निशा शॉर्ट ड्रेस पहनकर बैठी हुई थी। ये देखकर शिवानी झट से बोल पड़ती है, अरे भाभी, आपने इस ठंड के मौसम में भी शॉर्ट कपड़े पहने हैं, आपको ठंड नहीं लग रही? मैंने तो इतना सारा पहन रखा, फिर भी मुझे ठंड लगती है। मुझे ऐसे ही कपड़े पसंद है, मैं अपने स्टाइल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, और वैसे मुझे इतनी ठंड नहीं लगती। चलो अच्छा ही है, मेरी एक भाभी को जरूरत से ज्यादा ठंड लगती है और दूसरी भाभी को बिल्कुल ठंड नहीं लगती। ये तो लाजवाब कॉम्बिनेशन हुआ। कंचन की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। इसी तरह शिवानी और विकास का रिश्ता पक्का हो जाता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और शिवानी और विकास की धूमधाम से शादी हो जाती है और शिवानी दुल्हन बनकर विकास के घर आ जाती है। शिवानी गृह प्रवेश के लिए लहंगा पहने, शॉल ओढ़े दरवाजे पर खड़ी कांपती हुई कहती है, माँ जी जल्दी से आरती उतारकर मुझे घर में आने के लिए कहिए, मुझे बाहर बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अब शोभा जल्दी से शिवानी की आरती उतारती है और शिवानी घर में आती है। उसके बाद वो हीटर के पास बैठ जाती है। थोड़ी देर वो लोगों से बातें करती है। उसके बाद अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन शिवानी सुबह उठकर नहा धोकर स्वेटर पहने, शॉल ओढ़े कांपते हुए बाहर आती है तो शोभा उसे देखकर कहती है, अरे शिवानी बहू, इतना क्यों कांप रही है? आ जा यहाँ रूम हीटर के पास बैठ जा, तुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अब शिवानी अपनी सास के पास आकर हीटर के पास बैठ जाती है और कहती है, माँ जी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ना जाने जनवरी कब खत्म होगी और कब ठंड से राहत मिलेगी। तभी निशा शॉर्ट कपड़ों में वहां आ जाती है और इस तरह शिवानी को कांपते हुए देखकर कहती है, तुम्हें तो देखकर ऐसा लग रहा है कि सारी ठंड तुम्हें ही लग रही है। मुझे तो लगा था कि आज का नाश्ता तुम ही बनाओगे, लेकिन तुम तो यहाँ हीटर के पास बैठी हो। हाँ भाभी, नाश्ता तो मैं ही बनाऊंगी, बस नहा कर आई थी तो मुझे ज्यादा ठंड लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ बैठ गई। लेकिन आपको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ठंड नहीं लगती। ऐसा क्या खाती है मुझे भी बता दीजिए, तो मुझे भी थोड़ा कम ठंड लगे। निशा शिवानी की बात को टालकर वहां से चली जाती है। तभी कंचन एक और शॉल लाकर अपनी छोटी भाभी को उड़ा देती है और कहती है, भाभी आज आपकी पहली रसोई है, प्लीज रसोई में जाओ और कुछ बना लो, मुझे बहुत भूख लग रही है। और हाँ, ये दोनों शॉल ओढ़ के रखो ताकि आपको थोड़ी ठंड कम लगे। आपको कांपता देखकर तो मुझे भी ज्यादा ठंड लगने लगी है। शिवानी उठती है और रसोई की तरफ चली जाती है। शिवानी रसोई में जाकर सभी के लिए दाल, चावल, पनीर, भुर्जी, आलू बटाने की सब्जी, रोटी, मीठे में हलवा, सारा खाना बना लेती है और फिर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। सभी खाना खाकर शिवानी की बहुत तारीफ करते हैं। सारा काम खत्म करने के बाद शिवानी अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं छत पर धूप में बैठने जा रही हूँ। हाँ हाँ बहू, जाओ थोड़ी देर छत पर बैठ जाओ। अजी कंचन के बापू, ठंड के कारण आप सारा दिन घर में घुसे रहते हैं, थोड़ा बाहर भी घूम लीजिए। अरे क्या करूं शोभा, जनवरी की ठंड इतनी ज्यादा होती है कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। तुम कहती हो तो ठीक है, जाता हूँ। दीपक बाहर घूमने चला जाता है और शिवानी छत के ऊपर जाकर धूप में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद निशा ऊपर आती है और शिवानी से कहती है, शिवानी प्लीज तुम अपनी चेयर दूसरी साइड पर लगा लो, यहाँ मुझे इन फूलों के सामने अपना वीडियो बनाना है। भाभी आप यूट्यूब पर वीडियो बनाती हो? मुझे कंचन बता रही थी। शहर की लड़की हूँ, स्मार्ट हूँ, वीडियो बनाना तो मेरा शौक है। वैसे तुम एक बात बताओ कि आज के मॉडर्न जमाने में भी तुम ये साड़ी और सर पर पल्लू लेकर रखती हो, इनसे इरिटेशन नहीं होती क्या? नहीं भाभी, मुझे इन सब की आदत है। मैं तो भूल ही गई कि तुम ठहरी गाँव की गवार, तुम्हें इन सबसे भला क्या दिक्कत हो सकती है? मुझे वीडियो बनाना है, प्लीज यहाँ से हटो। शिवानी वहां से हट जाती है और शिवानी को बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तो वहीं पड़ोस में खड़ी ममता अपनी बहू सुमन से कहती है, देख रही है सुमन बहू, शोभा की दोनों बहुएं एक दूसरे से कितनी अलग हैं। एक बड़ी वाली है जिसमें शर्म नाम की कोई चीज नहीं है, गर्मियों में भी और ठंडियों में भी छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है। और एक उनकी नई बहू है शिवानी, कितनी संस्कारी और सुशील है, कैसे सर ढक रखा है उसने।
अरे माँ जी, आप कहाँ उन दोनों की बराबरी कर रही हो। निशा शहर की मॉडर्न लड़की है और वो एक इन्फ्लुएंसर भी है, उसके तो लाखों फॉलोवर हैं यूट्यूब पर। और शिवानी गाँव की सीधी सादी लड़की है, तो वो तो ऐसे कपड़े पहनेगी ही ना। संस्कार को छोड़कर स्मार्ट बनने का क्या ही फायदा है। और वैसे जिस तरह के कपड़े निशा ठंड में पहनकर घूमती है ना, आज नहीं तो कल इस बात से उसे बहुत दिक्कत हो सकती है। अगले दिन सुबह निशा कॉफी लेने के लिए रसोई की तरफ जाती है। जैसे वो रसोई के दरवाजे पर पहुंचती है तो जोर जोर से हंसने लगती है। निशा की हंसी की आवाज सुनकर परिवार के सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और शोभा पूछती है, क्या हुआ निशा, तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रही हो? निशा हाथों से इशारा करके सभी को रसोई के अंदर देखने के लिए कहती है और साथ ही वो हंसती जाती है। सभी रसोई के अंदर देखते हैं तो शिवानी कंबल ओढ़कर खाना बना रही थी। ये देखकर कंचन भी हंसने लगती है। तब शोभा गुस्सा होकर कहती है, चुप हो जाओ कंचन, इसमें हंसने की क्या बात है। ठंड बहुत है और शिवानी को ठंड लग रही होगी, इसीलिए उसने कंबल ओढ़ा है। और निशा, तुम्हें ठंड नहीं लगती तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी ठंड नहीं लगती। चलो जाओ यहाँ से और अपना अपना काम करो। शोभा के डालने पर सभी लोग चले जाते हैं। तब शोभा शिवानी के पास आकर कहती है, शिवानी बेटा, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है। ऐसा कर कि तू थोड़ी देर हीटर के पास जाकर बैठ जा, फिर खाना बनाना। नहीं नहीं माँ जी, पहले मैं खाना बना लेती हूँ, उसके बाद खाना खाकर आराम से हीटर के पास बैठूंगी। जहाँ एक तरफ शिवानी को इतनी ठंड लग रही थी तो वहीं दूसरी तरफ निशा अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। फिर रूम हीटर चालू करके रजाई ओढ़कर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, आज तो सचमुच कड़कड़ाती ठंड है और मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है कि रजाई से निकलूं ही ना, लेकिन अगर किसी को पता चल गया कि मुझे भी इतनी ठंड लगती है तो वो मुझे शॉर्ट कपड़े पहनने ही नहीं देंगे। इसीलिए मैं ये बात किसी को नहीं बता सकती। निशा अपने आप से बातें करती हुई रूम हीटर के सामने बैठी थी। तभी कंचन दरवाजा खटखटाती है और कहती है, भाभी क्या कर रही हो आप? माँ आपको खाना खाने के लिए बुला रही है, दरवाजा खोलो। अगर कंचन ने मुझे ऐसे रजाई ओढ़े और रूम हीटर के सामने कांपते हुए बैठे देख लिया तो वो सबको बता देगी। नहीं नहीं नहीं, मैं कंचन को पता नहीं चलने दूंगी कि मुझे ठंड लग रही है। निशा रजाई को एक तरफ रखती है और रूम हीटर बंद करती है। फिर वो अपने कपड़े ठीक करते हुए उठती है और बड़ी स्टाइल से दरवाजा खोलती है और कहती है, हाँ कंचन, चलो चलते हैं, मैं तो बस यूट्यूब वीडियो देख रही थी। अगले दिन निशा सुबह सुबह क्रॉप टॉप और लोअर पहनकर मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो शिवानी उसे पूजा का प्रसाद देते हुए कहती है, निशा भाभी, ये प्रसाद लो। वैसे आप इतनी सुबह सुबह इतने छोटे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? शिवानी, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मुझे वीडियो बनाने होते हैं, इसलिए आज मैं मॉर्निंग वॉक पर ही वीडियो बनाऊंगी। ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ आज मॉर्निंग वॉक पर चलो। नहीं नहीं भाभी, मुझे तो घर के अंदर इतनी ठंड लगती है तो भला मैं बाहर कैसे जा सकती हूँ। रहने दो, आप जाओ, मैं नहीं जा सकती। अरे शिवानी, तुम तो सचमुच गाँव की गवार हो। अरे चलो ना मेरे साथ, कम से कम मेरी वीडियो बनाने में हेल्प भी कर देना। और तो कोई सोकर उठा ही नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ऐसा करो कि तुम 2 स्वेटर पहन लो, टोपा भी लगा लो, लेकिन मेरे साथ चलो। निशा के बहुत फोर्स करने पर शिवानी स्वेटर, टोपा, मोजे सब कुछ पहनकर निशा के साथ मॉर्निंग वॉक के लिए निकल जाती है। थोड़ी दूर वॉक करने के बाद निशा यूट्यूब कैमरा लाइव ऑन करती है और शिवानी के हाथ में देती है। शिवानी उसका वीडियो बनाने लगती है। हे गाइस, देखो, ठंड में भी मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। ये आपके फिगर के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप जो मुझे जॉगिंग सूट पहने देख रहे हैं, ये है मुफ्ती ब्रांड का। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो नीचे लिंक कमेंट कर देना, मैं आपको इसका एक लिंक भेज दूंगी। और हाँ गाइस, ठंडियों को एंजॉय कीजिए, मेरी तरह मॉर्निंग वॉक कीजिए, जॉगिंग कीजिए और स्टाइलिश कपड़े पहनिए। निशा वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी पीछे खड़ी कुछ लड़कियां निशा को देखकर एक दूसरे से बातें करते हुए कहती है, देख रही है काजल, निशा कितनी स्मार्ट लगती है ना। हाँ यार, उसकी ड्रेस तो मैं हमेशा ही मंगवाती हूँ और मुझे निशा की तरफ भी लगना पसंद है। वैसे निशा ने जो आज ड्रेस पहनी थी ना, मैं भी उसे मंगवाऊंगी और उसे पहनकर मॉर्निंग वॉक पर आऊंगी। लेकिन अभी तो जनवरी की ठंड है, अगर ऐसे कपड़े पहनेगी तो कहीं तबियत ना खराब हो। यार, जब निशा ऐसे कपड़े पहनकर मॉर्निंग वॉक कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर अंबी और काजल भी मॉर्निंग वॉक के लिए आगे चली जाती है। मॉर्निंग वॉक करने के बाद निशा और शिवानी भी घर आ जाते हैं और शिवानी कांप रही थी। उसे देखकर विकास कहता है, शिवानी, जब तुम्हें इतनी ठंड लगती है तो तुम्हें मॉर्निंग वॉक पर जाने की क्या जरूरत थी? अरे भाभी की बराबरी मत करो, उन्हें तो ठंड लगती ही नहीं है। शिवानी जल्दी से जाकर रूम हीटर के पास बैठ जाती है और कांपते हुए कहती है, जो भी हो, लेकिन भाभी के साथ मॉर्निंग वॉक करने में बहुत ही मजा आया। सारे के सारे लोग उन्हें ऐसे देख रहे थे जैसे कि भाभी कोई सेलिब्रिटी हो। अरे शिवानी, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें देखना है कि लोग मुझे कितना पसंद करते हैं तो आज मेरे साथ शाम को क्लब चलना। वैसे पार्टी है तो मेरा जाना तो जरूरी है, चाहो तो आप सभी मेरे साथ चल सकते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, इस ठंड में तेरे बाबूजी और मैं कहाँ जाएंगे, तुम लोग चले जाना। अब शाम को निशा शॉर्ट वन पीस पहनकर क्लब के लिए रेडी हो जाती है। कमल भी रेडी होकर आ जाता है। दोनों इंतजार कर रहे थे। तभी निशा देखती है कि शिवानी ने एक साड़ी पहनी है, उसके ऊपर स्वेटर और उसके सिर पर पल्लू रखा है। अब वो लोग क्लब के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो लोग क्लब पहुंच जाते हैं। जैसे निशा अंदर जाती है तो उसके सभी दोस्त उसे आकर घेर लेते हैं और उसकी तारीफ करने लगते हैं। तभी चंचल कहती है, वाओ निशा, तू तो इस ठंड में भी कितनी स्टाइलिश लग रही है, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह। आप बहुत लकी हैं कि आपकी वाइफ इतनी स्टाइलिश है। तभी चंचल शिवानी को देखकर निशा से पूछती है, वैसे निशा, तेरे साथ ये गांव की गवार कौन है? ये मेरी देवरानी है। ओ माय गॉड निशा, तू इतनी स्मार्ट है, अपने लिए इतनी गंवार देवरानी कैसे पसंद कर सकती है? देखिए मैडम, जरा तमीज से बात कीजिए। शॉर्ट कपड़े पहनने से कोई स्मार्ट नहीं हो जाता है। ओह सॉरी विकास, मैं भूल ही गई थी कि तुम्हारी पत्नी है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आखिर तुम निशा के देवर हो। अच्छा वैसे शिवानी जी, आप भी निशा की तरह स्टाइलिश बन सकती हैं। हम तो सारे लोग निशा को ही कॉपी करते हैं, आपको भी करना चाहिए। चलिए डांस करते हैं।
अब निशा और चंचल स्टेज पर डांस करने के लिए चली जाती हैं और डांस करती हैं और शिवानी वहीं विकास नीचे खड़े होकर देख रही थी। तब निशा दोनों को इशारे से बुलाती है। दोनों स्टेज पर जाते हैं और निशा कहती है, देवर जी आप भी तो डांस कीजिए, सारी ठंडी चली जाएगी। अब विकास भी शिवानी के साथ डांस करता है। शिवानी को डांस अच्छी तरह से नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो निशा को कॉपी कर रही थी। अब लोग पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं और रात को घर आ जाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन शोभा निशा के कमरे में जाती है तो देखती है कि निशा वीडियो बना रही थी। शोभा उसे देखकर कहती है, अरे निशा, तुझे वीडियो बनाने के सिवा कोई और काम है भी या नहीं? हाँ माँ जी बताइए ना, क्या काम है? रसोई में सब्जी बिल्कुल खत्म हो गई। अब क्या इस जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में तेरे बाबूजी और मैं जाकर सब्जियां लेकर आए? अपनी देवरानी के साथ बाजार जा और सब्जियां लेकर आ जा। ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। अब निशा एक टी शर्ट और जींस पहनती है और तैयार होकर बाहर आ जाती है, जहां शिवानी साड़ी पहने सिर ढके और स्वेटर और शॉल ओढ़कर उसका इंतजार कर रही थी। दोनों सब्जी लाने के लिए निकल पड़ती हैं। दोनों बाजार जाकर सब्जियां खरीदती हैं। फिर निशा कहती है, शिवानी चलो अब हम दोनों आइसक्रीम खाते हैं। निशा भाभी कैसी बातें कर रही हो, इस ठंड में आइसक्रीम ना बाबा, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। शाम होने लगी है, जल्दी घर चलो वरना मुझे और ठंड लगने लगेगी। ये दोनों घर की तरफ आने लगती है। तभी निशा को उसकी एक फॉलोअर रश्मि मिलती है। निशा को देखकर रश्मि खुश होते हुए कहती है, हेलो निशा, तुमने पिछली बार मुझे जो लिंक दिया था ना, उसी से मैंने ये शॉर्ट ड्रेस मंगवाई है, कैसी लग रही हो? हाय रश्मि, ये ड्रेस तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तुम ऐसे ही हर बार मेरी ही लिंक से कपड़े मंगवाया करो, तुम बहुत स्मार्ट लगोगे और तुम्हारे दोस्त भी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। मेरे मम्मी पापा मुझे कहते हैं कि मैं स्वेटर पहन लूं, लेकिन मैंने तो कह दिया कि मुझे भी निशा की तरह ही बनना है, इसीलिए मैं भी स्वेटर नहीं पहनती। और आज भी देखो ठंड में इसी तरह सब्जियां लेने आई हूँ। ये सुनकर निशा बहुत खुश हो जाती है। फिर वो लोग वापस आ जाते हैं। वापस आते ही शिवानी रूम हीटर के पास बैठ जाती है और कांपते हुए कहती है, माँ जी मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। काश जेठानी जी जैसी मुझे भी कम ठंड लगती है। उन्हें देखकर बाहर के लोग इनकी तरह बन रहे हैं। एक मैं ही हूँ कि मुझसे एक शॉल भी नहीं छोड़ी जाती। ऐसे ही 4-5 दिन और बीत जाते हैं। एक दिन टीवी पर एक न्यूज देखते हुए दीपक सभी को आवाज देता है। सभी लोग भागकर हॉल में आते हैं तो दीपक कहता है, अरे देखो सुनो, टीवी पर क्या न्यूज आ रही है। इन्फ्लुएंसर निशा के कहने पर बहुत सारी लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहन रही हैं और उनमें से एक लड़की है रश्मि, जो कि शॉर्ट ड्रेस पहनने की वजह से बीमार है और अस्पताल में भर्ती है। न्यूज सुनने के बाद दीपक टीवी बंद कर देता है। उसके बाद गुस्सा होते हुए निशा से कहता है, सुना तुमने निशा, तुम्हें देखकर तुम्हें कॉपी करने के चक्कर में कितनी सारी लड़कियां शॉर्ट ड्रेस पहन रही हैं और इस ठंडी में शॉर्ट ड्रेस पहनने से उनकी तबीयत बिगड़ रही है और रश्मि नाम की एक लड़की तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है। शॉर्ट ड्रेस पहनना सबकी अपनी मर्जी होती है। मैं भी तो शॉर्ट ड्रेस पहनती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। निशा बहू, तुम्हें समझना चाहिए, अगर तुम सोशल मीडिया पर लोगों की पसंद हो तो तुम पर सही जानकारी फैलाने की जिम्मेदारी है। हाँ निशा, मैं तो कहता हूँ कि तुम आज से शॉर्ट ड्रेस पहनना छोड़ दो, कम से कम ठंड में तो छोड़ दो। और भाभी ऐसे तो आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है, कम से कम आप अपने बारे में तो सोचिए। हाँ भाभी, वैसे तो मैं भी आपकी फैन हूँ, लेकिन कम से कम इस जनवरी की ठंड में तो आपको ऐसे शॉर्ट ड्रेस लोगों को रिकमेंड नहीं करना चाहिए और ना ही खुद पहनना चाहिए। ओहो, आप लोग तो मेरे पीछे पड़ गए हैं। ऐसा कहकर निशा अपने कमरे में चली जाती है। निशा अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करती है और रजाई ओढ़ते हुए कांपने लगती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, ठंड तो सचमुच बढ़ती ही जा रही है, लेकिन मैं शॉर्ट ड्रेस पहनना नहीं छोड़ सकती, वरना मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे और मेरी सोशल मीडिया पर इमेज भी डाउन हो जाएगी। इस बारे में काफी देर सोचने के बाद निशा सो जाती है। अगले दिन शिवानी ग्रीन टी लेकर निशा के कमरे में आती है और निशा को जगाते हुए कहती है, जेठानी जी आप अभी तक नहीं उठी, उठो, सुबह के 10 बज गए। ये लो आपकी ग्रीन टी लेकर आई हूँ। निशा शिवानी के जगाने पर उठती है और ग्रीन टी लेकर शिवानी को थैंक्स बोलती है। फिर ग्रीन टी पीने लगती है। शिवानी उसे छूकर देखती है और कहती है, जेठानी जी आपको तो बुखार है, मैं माँ से कहकर आपके लिए दवाइयाँ मंगवा देती हूँ। अरे नहीं शिवानी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर बातें करने के बाद शिवानी रसोई में चली जाती है और निशा तैयार होकर मार्केट जाने लगती है। तब शिवानी वहां आती है और उसे मना करते हुए कहती है, निशा भाभी आपको बुखार है, आप ऐसे हाफ कपड़ों में बाहर मत जाओ। अगर आपको बाहर जाना है तो फुल कपड़े पहन कर आओ। नहीं शिवानी, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहकर निशा चली जाती है। शाम को जब वो वापस आती है तो उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। रात बढ़ने के साथ साथ बुखार और तेज होता है और रात उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। डॉक्टर चेक करके बताता है, लेकिन लगता है इन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग गई है। आप लोगों को इन्हें ठंड से बचाना होगा और अगर इन्हें और ज्यादा ठंड लगी तो इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर के ऐसा कहने पर निशा भी बहुत डर जाती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो सभी लोगों से माफी मांगती है। सभी लोग उसे माफ कर देते हैं। शिवानी उसकी बहुत सेवा करती है, उसे गर्म दूध पिलाती है, साथ में उसे अपना देसी काढ़ा भी पिलाती है। कुछ दिनों में निशा ठीक हो जाती है और घर वापस आ जाती है। फिर वो एक फुल ड्रेस मफलर पहने वीडियो बनाती है और सभी लोगों से कहती है, हे गाइस, आज मैं समझ गई हूँ कि फुल कपड़ों में भी हम स्मार्ट दिख सकते हैं और हमें मौसम के अकॉर्डिंग कपड़े पहनना चाहिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके ठंड में फुल कपड़े पहने ताकि आपकी तबीयत खराब ना हो जैसी मेरी हुई थी। और इस तरह अब निशा और उसके फॉलोअर्स ठंड में भी फुल कपड़े पहनने लगते हैं। 4 मंजिला ससुराल होने के बाद भी देवरानी जेठानी की रसोई टेरेस पर। आज महेंद्र प्रताप जी अपने बेटों के साथ अपनी किराने की दुकान पर बैठे हुए कभी दीवार पर लगी घड़ी को देख रहे थे तो कभी बंद पंखे की तरफ और पानी के खाली मटके की तरफ देखकर सोच रहे थे, पता नहीं क्या हो गया है आज इतनी देर हो गई है और अभी तक बहुएं नाश्ता लेकर नहीं आई। एक तो मटके में पानी भी खत्म हो गया है
और यहाँ मेरा गला सूख रहा है, ऊपर से लाइट भी नहीं आ रही है। तभी दुकान पर एक पुराना ग्राहक आता है और सामान की लिस्ट महेंद्र प्रताप जी के हाथ में थमाता है। सेठ जी, 1 हफ्ते बाद मेरी बेटी की शादी है, तो आप ये सब सामान निकाल दो, लेकिन उससे पहले मुझे 1 गिलास पानी पिला दो, मेरा गला बहुत सूख रहा है। हे प्रभु, अब तो जाना ही पड़ेगा पानी लेने के लिए। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। रामू, तब तक साहब का सामान निकाल। महेंद्र प्रताप जी हाँफते हुए 4 मंजिला सीढ़ियां चढ़ते हैं और अपनी छत पर पहुंचते हैं, जहां उनका एक बहुत बड़ा रसोई घर बना हुआ था, जो आधा खुला हुआ था और आधे हिस्से के ऊपर टीन शेड लगी हुई थी। साथ ही में भंडार घर, वाटर प्यूरिफायर, एक मटका और पानी की टंकी लगी हुई थी। लेकिन 4 मंजिला घर होते हुए आखिर महेंद्र प्रताप जी ने अपनी रसोई को छत पर क्यों बना रखा था, ये जानने के लिए तो आपको कहानी पूरी देखनी होगी। अरे पापा जी, आप इस समय छत पर? कोई जरूरी काम होगा तभी आए होंगे, फोन ही कर लेते हमें। अरे बेटा, फोन कैसे कर सकते हैं, सुबह से लाइट नहीं है और फोन भी डिस्चार्ज है मेरा। लेकिन आप 4 मंजिला चढ़कर आए क्यों हो? जरूर ही कोई अर्जेंट काम होगा। हाँ बेटा, वो पानी खत्म हो गया है नीचे, प्यास लग रही है मुझे, ग्राहक को भी पानी चाहिए, लाओ पीने का पानी दे दो मुझे। पापा जी, पानी तो आपको नीचे से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि आज टंकी में पानी नहीं है। सुबह से लाइट नहीं आ रही तो पूरी टंकी खाली है। दरअसल महेंद्र प्रताप जी के घर में पहले नीचे के फ्लोर पर आंगन था और उसी आंगन में रसोई और कुआं बना हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ समय पहले आंगन को हॉल में बदल दिया था। इसीलिए जब हॉल के नीचे बने कुएं की मोटर चलती थी तभी उनके घर में पानी भरा जा सकता था। अरे बहुओं, मैं तो थक गया 4 मंजिला चढ़कर। तो पापा जी, हम तो कब से कह रहे हैं आपसे, जब हमने इतना कुछ कर ही लिया है तो एक लिफ्ट भी लगवा ही लेते हैं, हमारी भी थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। जी पिताजी, हमारे मना करने के बाद आपने 4थी मंजिल के टेरेस पर किचन बनवा लिया है। हम भी परेशान होते हैं और जब लाइट नहीं होती है तब आपको परेशान होना पड़ता है। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुआ। अच्छा हुआ सुबह सुबह एक्सरसाइज हो गई। महेंद्र प्रताप जी बिना पानी लिए छत से नीचे वापस आ जाते हैं। दोपहर के समय पूरा परिवार 2nd फ्लोर के डाइनिंग हॉल में बैठा होता है। अरे बहू, दोपहर हो चुकी है, कितना समय लगा रही हो खाना बनाने में। सूरज सर पर चढ़ जाता है लेकिन दिन का खाना नहीं बनता तुम्हारा। आ रहे हैं दादी जी, बस बन गया खाना। इस घर में खाना खाने वाले कितने सारे मुंह हैं, लेकिन किसी को इतनी शर्म नहीं है कि थोड़ी सी भी मदद करवा दे। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, और थोड़ी सी देर हो जाए तो सभी चिल्लाने लगते हैं। बातें करते हुए दोनों बहुएं 2nd फ्लोर के डाइनिंग हॉल में आती हैं और सभी को खाना सर्व करती हैं। पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा खाना खा रहा होता है। अरे, इस दाल में तो नमक कम है, मुझे नमक दे दो। आज ये कैसी फीकी खीर बना दिया, मुझे थोड़ी सी चीनी दो। पता नहीं बहू, रायते में स्वाद की कमी लग रही है, इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दो। सभी लोग खाने में कुछ न कुछ कमी निकालते हैं और नेहा मीनू अपनी मसालों की दलिया में से निकालकर उन्हें नमक, चीनी और मिर्च देते हैं कि तभी। इन लोगों के लिए कितनी भी तैयारी कर लो, लेकिन बहुत में कुछ ना कुछ कमी पड़ ही जाती है। हाँ, और फिर हमें 4 मंजिल के चक्कर काटने पड़ते हैं। काश हमारे घर में छत पर रसोई होने के साथ एक लिफ्ट भी होती तो हमारा काम कितना आसान हो जाता ना। हाँ भाभी, एक तो दिन में 50 चक्कर ऊपर नीचे के लगाओ, ऊपर से इन लोगों की डिमांड्स खत्म नहीं होती। 4 मंजिला ससुराल होने के बाद भी देवरानी जेठानी की रसोई टेरिस पर होने से परेशान आपस में बातें करती हैं और सबका खाना खत्म होने के बाद जूठे बर्तन लेकर नीचे जा रही थी कि तभी। अरे बहुओं, ये जूठे बर्तन लेकर नीचे कहाँ जा रही हो? हाँ बहू, ये बर्तन साफ करने के लिए नीचे क्यों जा रही हो? अरे मैं तो भूल ही गई थी कि अब हमारा किचन 4 मंजिला छत के ऊपर है, सारे बर्तन लेकर ऊपर ही जाना पड़ेगा। हाँ, अरे अभी बर्तन लेकर जाएंगे, फिर पानी लेकर छत पर जाना पड़ेगा। कितना मुश्किल काम है ये हमारे लिए। अरे बहू, अभी तुम्हारा जवान खून है, मजबूत हड्डियां हैं, इतने से घबरा रही हो? मैं तो अपने जमाने में पहाड़ चढ़ जाया करती थी तुम्हारे दादा ससुर के साथ, लेकिन मजाल है जो एक भी शिकायत की हो कभी। हाँ, क्योंकि पहाड़ चढ़ना आपकी मजबूरी थी, लेकिन हमारी क्या मजबूरी है? आज सब कुछ होते हुए भी हमें फालतू की मेहनत करनी पड़ रही है। ऐसा कहकर दोनों बहुएं 4थी मंजिल पर बर्तन लेकर चली जाती हैं,
दरअसल हमेशा से सिंघानिया हाउस ऐसा नहीं था। पहले इस घर में नीचे ही आंगन में कुआं और किचन हुआ करता था। सब कुछ पास पास था तो काम भी आसान होता था। लेकिन जब नई बिल्डिंग बनी उसके बाद से ही ये सारी परेशानियां शुरू हो गई। दोनों बहुएं छत पर बर्तन धोते हुए अपनी परेशानियां बांट रही थी। भाभी, ये लोग इतना पैसा कमाते हैं फिर भी एक लिफ्ट नहीं लगवा सकते। खुद इन्हें बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे तब पता चलेगा कि परेशानी क्या होती है। हाँ, अभी तो हम परेशान हो रहे हैं, इन्हें हमारी परेशानी से क्या लेना देना। चलो जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, फिर रात के खाने की भी तैयारी करनी है। शाम के समय टेरेस पर बनी आधी खुली रसोई में तेज हवा चल रही थी। दोनों देवरानी जेठानी थकी हुई रात का खाना बनाने की तैयारी करना शुरू करती हैं। रसोई में कभी धूल उड़कर आ रही थी, कभी ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उनके हाथ तेजी से चल रहे थे। नेहा, जल्दी जल्दी करो, अगर खाना बनाने में जरा भी देर हुई तो इन लोगों की शिकायतें शुरू हो जाएंगी। हाँ भाभी, लेकिन खाना तो तब बनेगा ना जब आटा होगा। देखो जरा, डब्बे में आटा तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। अरे कल तो हमने चक्की में आटा पिसवाने के लिए गेहूं दिया था, पिस गया क्या? हाँ भाभी, मैंने तो जेठ जी से कहा था कि आटा नीचे रखा हुआ है। अरे तो उनको बोल देती ना कि ऊपर लाकर रख देते। अरे भाभी, आप जानती तो हो इस घर का कोई भी मर्द जरा सा भी काम नहीं कर पाता। अगर उनसे गैस बंद करने को भी कह दो तो उनकी मर्दानगी जाग जाती है। हाँ नेहा, पता नहीं किचन में आकर जरा सा हाथ लगा देंगे तो उनकी मर्दानगी को किसकी नजर लग जाएगी। चलो अब हम दोनों को ही जाना पड़ेगा। दोनों देवरानी जेठानी अपना काम छोड़कर आटा चढ़ाने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर जाती हैं। घर के सभी लोग दूसरी मंजिल पर आराम से टीवी देख रहे थे और नेहा मीनू आटा लाद कर ऊपर ला रही थी। सभी उन्हें देखते हैं लेकिन कोई मदद करने नहीं आता। तभी बहू, आज भी लगता है दोपहर के खाने की तरह रात का खाना भी देर से नसीब होगा हमें। हाँ दादी, आज डिनर बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है। नेहा की बात सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी बहू, तुम अपनी ननद से बोल दो, हाथ बटा देगी तुम्हारा। लेकिन भाभी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। जब किसी को मदद नहीं करनी है तो फिर शिकायत भी मत किया करो। मजबूरी में दोनों बहुएं छत पर रसोई में जाकर चुपचाप फिर से काम में लग जाती हैं। आटा गूंथते हुए मीनू की कलाई दर्द करने लगती है और खुली छत की वजह से ठंडी हवा लगती है। ये टेरेस पर खाना बनाना कितना मुश्किल है ना। कभी हवा से मिट्टी आ जाती है, कभी कोई पक्षी। हाँ भाभी, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है। बातें करते हुए दोनों रात का खाना बनाकर तैयार करती हैं और सारे बर्तन उठाकर सेकंड फ्लोर के डाइनिंग एरिया में ले जाती हैं, जहां सब पहले से ही खाने के इंतजार में बैठे होते हैं। जल्दी से खाना दो, हमें भूख लगी है। भाभी, मुझे सबसे पहले एक गिलास पानी देना, प्यास लगी है। और भाभी, मेरे लिए थोड़ी दही लेकर आओ, मुझे ये सब्जी अच्छी नहीं लग रही है। दोनों बहुएं बेमन से जल्दी जल्दी घर वालों की सारी डिमांड पूरी करती हैं। तभी बहू, लगता है आज तूने रोटी बनाने से पहले आटे में लोच नहीं दिया। मुझसे तो ये रोटी नहीं चबाई जाएगी। एक काम करो, मेरे लिए दलिया बना लाओ। ठीक है दादी जी, मैं अभी बना लाती हूँ। दादाजी की बात सुनकर मीनू छत पर फिर से दलिया बनाने के लिए जाती है। उसके जाने के बाद बहू, मीनू को फोन करके बोल दे कि मेरे दलिया में नमक कम डाले। लेकिन दादी जी, भाभी का फोन तो नीचे ही रखा है, मैं जाकर ही बोल देती हूँ। ऐसा कहकर नेहा छत पर जाती है और हम चाहे कितनी कोशिश कर लें, लेकिन इन लोगों को खुश करना मुमकिन ही नहीं है। हाँ भाभी, कभी नमक कम है, कभी ज्यादा है, कभी मिर्च कम लगती है तो कभी ज्यादा लगती है। ये लोग हमें परेशान करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन अब तो बहुत हो गया, अब तो घर वालों से बात करनी पड़ेगी। हाँ भाभी, लेकिन पहले सबको खाना खिला देते हैं। दोनों बहुएं ऐसा कहकर सभी लोगों को खाना खिलाती हैं और सब लोग खाना खाकर छत पर आकर बैठ जाते हैं। नेहा मीनू उसी आधी खुली टेरेस वाली रसोई में सफाई कर रही होती हैं, जिसमें हवा के साथ साथ धूल उड़कर आती है। तभी देखो जरा इन लोगों को, अगर किसी काम की बोलो तो ये छत पर आ नहीं सकते, और देखो खाना खाकर कैसे टेरेस पर आराम से बैठे हैं। हाँ भाभी, आज तो इन लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। मैं तो आज थक गई ऊपर चढ़ने में, कितनी थकान हो जाती है। मेरे तो पैर बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। दादी माँ, हम कई बार आपके बेटों से कह चुके हैं कि इस घर में लिफ्ट लगवा ली जाए, लेकिन हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। अरे बहू, लिफ्ट की जरूरत ही क्या है, अभी तो तुम्हारी हड्डियां और टांगे पूरी तरह मजबूत है। हाँ दादी जी, टांगे मजबूत है, लेकिन दिन में 50 बार ऊपर नीचे चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि मजबूती कब कमजोरी में बदल जाती है। अरे बहू, इस उम्र में ज्यादा चलना फिरना अच्छा होता है, इससे शरीर फिट रहता है और एक्सरसाइज भी होती रहती है। हाँ दादी, फिटनेस अच्छी बात है, लेकिन मजबूरी में किया गया काम एक्सरसाइज नहीं कहलाता।
ठीक है, अगर लिफ्ट लगवाना संभव नहीं है तो कम से कम किचन नीचे कर दीजिए जैसे पहले थी, ताकि हमें बार बार सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े। अरे बहू, जरा सोचो थोड़ा। नीचे हमारी दुकान है, सेकंड फ्लोर पर हम सभी के रहने के कमरे हैं, थर्ड फ्लोर पर स्टोर रूम है और चौथे फ्लोर पर तुम्हारी नंद की डांस क्लास चलती है और तुम्हारे देवर विवेक का जिम भी वहीं पर है। हाँ, अब देखो ना, हमें अपने काम में तरक्की करनी है और इसी वजह से ये सब व्यवस्था जरूरी है। अच्छा, अगर तरक्की करनी है तो लिफ्ट लगवाना भी उसी तरक्की का हिस्सा होना चाहिए। अरे बहू, तुम दोनों खुद देखो, यहाँ लिफ्ट लगवाने की जगह ही कहाँ है? जगह तो घर में मौजूद है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप लोग लिफ्ट पर खर्च होने वाला पैसा बचाना चाहते हैं। आप लोगों की नियत ही नहीं है लिफ्ट लगवाने की। बहू, तुम्हारी टेरेस वाली रसोई तो अब बहुत अच्छी है, जहाँ खाना बनाते हुए आसमान और तारे दिखाई देते हैं और आधा शहर नजर आता है। अब तुम खुद ही सोचो कि भला किसके पास ऐसी रसोई है जो खाना बनाते समय आसमान का नजारा देखे और ताजी हवा का मजा ले। हाँ दादी जी, ऐसी रसोई सच में किसी को नसीब नहीं होती जहाँ खाना बनाते समय आंधी आए, बारिश और ओले गिरे और खाना बनाते बनाते ही घर की औरत परेशान होती रहे। अब तुम दोनों को शिकायत करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास यही तो काम होता है, केवल खाना बनाने में ही तुम लोग परेशान हो जाती हो। अगर हमारा शिकायत करना आपको गलत लगता है तो जब लाइट नहीं रहती है तब सामान ऊपर चढ़ाने में या भारी कामों में किसी को मदद के लिए भेज दिया करिए। नहीं बहू, तुम घर की बहू हो और ये सारे काम तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। सभी लोग अपनी अपनी नसीहत देकर अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों बहुएं रसोई में खाना बना रही होती हैं, तभी प्यूरीफायर से पानी आना बंद हो जाता है क्योंकि टंकी का पानी खत्म हो जाता है। अरे यार, अब टंकी चालू करनी पड़ेगी। नेहा, जाकर जरा टंकी चालू करके आओ। नेहा टंकी चालू करने जाती है और बटन दबाते ही, अरे भाभी, ये मोटर तो खराब हो गई है। हे भगवान, आज टंकी का पानी पूरी तरह खत्म हो चुका और मोटर भी खराब है। इसीलिए अब हमें खुद ही पानी चढ़ाना पड़ेगा। कोई और रास्ता नहीं, हमें बाल्टी भरकर पानी चौथी मंजिल तक ले जाना होगा। दोनों बहुएं नीचे से एक बाल्टी भरकर पानी चौथी मंजिल तक चढ़ाती हैं, लेकिन तभी कोई बाथरूम में नल खुला छोड़ देता है और पानी ऐसे ही बहने लगता है। तभी आधे घंटे तक लगातार पानी चढ़ाने के बाद भी टंकी नहीं भरती। भाभी, जरूर नीचे किसी ने नल खुला छोड़ दिया है। नीचे चलकर देखना पड़ेगा। दोनों देवरानी जेठानी नीचे जाकर देखती हैं तो उनकी नंद आराम से बाथरूम में नहा रही है और देवर विवेक ने टूथपेस्ट करते हुए नल बेवजह खुला हुआ छोड़ा है। ये देखकर दोनों बहुएं और ज्यादा परेशान हो जाती हैं। भाभी, इन लोगों को इतना भी समझ में नहीं आता कि हम दोनों बाल्टी बाल्टी पानी भरकर चौथी मंजिल तक चढ़ा रहे हैं और फिर भी ये लोग पानी बेवजह बर्बाद कर रहे हैं। इन सबको पता है कि मोटर खराब है, फिर भी किसी को हमारी परेशानी से कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद दोनों बहुएं चुपचाप सारे खुले नल बंद और पानी की मोटर बंद कर देती हैं और थकान के बावजूद वो फिर से ऊपर जाकर खाना बनाने लगती हैं और हमेशा की तरह सबको खाना परोसती हैं। खाना खाते समय, तुम लोग खाना बनाने में बहुत देर कर देती हो और एक जिम्मेदारी भी ठीक से संभाल नहीं पा रही हो। हाँ, अगर हमारी तरह तुम्हें भी बाहर का काम करना पड़ता तो पता नहीं तुम क्या करती। अगर आपको हमारा काम इतना आसान लगता है तो कभी हमारी मदद ही कर दिया करिए। कम से कम हमारी तकलीफ तो समझने की कोशिश कीजिए। सभी को खाना खिलाने के बाद नेहा अपनी जेठानी मीनू से कहती है, चलिए भाभी, सारे जूठे बर्तन धोकर रख देते हैं। दोनों देवरानी जेठानी थकी होने के बावजूद बिना कुछ बोले बर्तन धोने के लिए चौथी मंजिल की रसोई में चली जाती हैं। उसी समय ऊपर रश्मि की डांस क्लास चल रही होती है। भाभी, मुझे मेरी एनर्जी ड्रिंक चाहिए, जरा लाकर दे दीजिए। नेहा नीचे से एनर्जी ड्रिंक लेकर ऊपर जाती है। अरे भाभी, मैंने ये ड्रिंक नहीं मांगी थी, दूसरी ड्रिंक मांगी थी, वो लाकर दीजिए। रश्मि की बात सुनकर नेहा बिना जवाब दिए ऊपर जाती है और दूसरी ड्रिंक लेकर फिर नीचे जाती है। उसी दौरान जिम में मौजूद देवर विवेक आवाज देता है, भाभी, मुझे प्रोटीन शेक चाहिए, मेरा प्रोटीन शेक भी बना लाना। नेहा ऊपर वापस जाकर अपने देवर विवेक का प्रोटीन शेक लेकर नीचे जाती है और अपने देवर को देती है। अरे भाभी, आपको इतना भी नहीं पता कि शाम के समय मैं इस बोतल में नहीं अपने दूसरे सिपर में प्रोटीन लेता हूँ और मुझे बनाना फ्लेवर वाला प्रोटीन ला कर दो। नेहा फिर से चौथी मंजिल रसोई में जाती है और दूसरी बोतल लेकर आती है। इस तरह दोनों बहुएं बार बार ऊपर नीचे जाती हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। तभी नीचे दुकान पर बैठे उनके पति का फोन आता है। मीनू, जल्दी से मेरे लिए नीचे दुकान में पानी लेकर आओ, यहाँ पानी खत्म हो गया है। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। मीनू एक गिलास पानी लेकर नीचे आती है और रोहित को पानी देती है। तभी, अरे मीनू, मैंने तो नींबू पानी के लिए कहा था। मुझे काफी थकान हो रही है, इसलिए नींबू पानी लाकर दो। मीनू वापस ऊपर जाती है और नींबू पानी लेकर आती है नीचे और रोहित को देती है। तभी
अरे भाभी, एक गिलास पानी मेरे लिए भी ला दो, मुझे भी बहुत तेज प्यास लग रही है। मीनू फिर से ऊपर जाती है और अब की बार नेहा को पानी लेकर भेजती है। नेहा पानी लाकर मुकुल को देती है। अरे मुझे ठंडा पानी नहीं बल्कि गर्म पानी चाहिए, जाओ जाकर गर्म पानी लेकर आओ। 2 मिनट पानी को रखे रहने दो, पानी अपने आप गर्म हो जाएगा। नहीं, मुझे अभी तुरंत पानी चाहिए क्योंकि कस्टमर बैठे हुए हैं, जाओ जाकर दोबारा गर्म पानी लेकर आओ। नेहा दोबारा से ऊपर जाती है और गर्म पानी लाकर मुकुल को दे देती है। दोनों बहुएं ऊपर नीचे के चक्कर लगाकर परेशान हो जाती हैं। भाभी, मुझे तो बहुत ज्यादा थकान हो गई, लेकिन इस घर में हमारी थकान और परेशानी किसी को दिखाई नहीं देती। आज तो मैं भी परेशान हो गई हूँ, काम करते करते रात हो गई है, चलो चलकर सो जाते हैं। दोनों बहुएं काम खत्म करके सेकंड फ्लोर पर बने हुए अपने अपने कमरों में जाकर थक कर सो जाती हैं और दोनों नींद में एक सपना देखती हैं। नेहा के सपने में सभी घर वाले उससे पानी मांग रहे होते हैं। नहीं, मैं अब आप लोगों के लिए पानी नहीं ला सकती। पहले खुद कुएं से पानी भरो, उसके बाद 4थी मंजिल तक उसको लेकर जाओ, फिर पानी को प्यूरिफायर में से भरो और फिर 4 मंजिल उतर कर दुकान में आप लोगों के लिए पानी लेकर आओ। मैं आप लोगों को पानी नहीं दूंगी। मीनू अपने सपने में देखती है कि डाइनिंग टेबल पर सब लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और वो अकेले बैठकर खाना खा रही होती है सपने में। अरे बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ हम लोग भूखे बैठे हैं, तुम अकेले अकेले खाना खा रही हो। मैं अब आप लोगों में से किसी को खाना नहीं दूंगी और अब से आप सबको अपना खाना 4थी मंजिल पर रसोई में जाकर खुद बनाना होगा। दोनों देवरानी जेठानी अपना अपना सपना देख रही होती हैं। सुबह दोनों की नींद खुल जाती है और वो किचन में खाना बनाते हुए अपने अपने सपने के बारे में एक दूसरे को बताती हैं और दोनों हंसती हैं। भाभी, मैंने अपने सपने में देखा कि मैंने घर के सभी लोगों को पानी लाकर देने से मना कर दिया है और मैं तो सपने में अकेले खाना खा रही थी और किसी को भी खाना नहीं दिया। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने सपने के बारे में बताकर जोर जोर से हंसने लगती हैं। भाभी, हम लोगों को तो अब सपने भी रसोई से जुड़े आते हैं। हाँ यार, काश हमारा ये सपना सच हो जाए, घर के सभी लोग खुद अपना खाना बनाएं और खुद ही अपने आप पानी लेकर पिए। अगर मेरा सपना सच हो गया ना, मैं मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी और मैं तो माता रानी के ऊपर चुनरी चढ़ा कर आऊंगी और भगवान को नारियल भी चढ़ाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी हंसी मजाक करते हुए खाना बनाने में लग जाती हैं। तभी दुकान से रोहित का फोन आता है। मीनू, मेरे लिए दुकान में जरा एक गिलास पानी लेकर आओ। हाँ, अभी लेकर आती हूँ। मीनू पानी लेकर नीचे जा ही रही होती है कि तभी डाइनिंग हॉल वाले कमरे से उसकी नंद का फोन आता है। भाभी, मुझे भूख लग रही है, मेरे लिए नाश्ते में कुछ खाने के लिए मुझे नीचे दे जाओ। हाँ ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। मीनू एक हाथ में पानी और एक हाथ में पोहे की प्लेट लेकर नीचे जा रही होती है और जाते समय सीढ़ियों पर उसका पैर फिसल जाता है। तभी नेहा उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो भी फिसल जाती है और इसी वजह से नेहा का हाथ टूट जाता है और मीनू का पैर टूट जाता है। उई माँ, मर गई, मेरा हाथ टूट गया। अरे राम रे, मेरा तो पैर टूट गया, आज तो जान निकल गई राम रे। दोनों देवरानी जेठानी दर्द से चिल्लाने लगती हैं और उनकी आवाज सुनकर सभी घरवाले भागते हुए उनके पास आते हैं और उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं और एडमिट करते हैं। डॉक्टर तुरंत उनका इलाज करते हैं। देखिए महेंद्र प्रताप जी, आपकी दोनों बहुएं अब सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती और ना ही भारी सामान उठा सकती हैं। इन्हें जब तक इनकी हड्डी नहीं जुड़ती तब तक बेड रेस्ट करना पड़ेगा। दोनों बहुएं अस्पताल में एक ही कमरे के पास आसपास बेड पर लेटी हुई होती हैं। नेहा के हाथ में प्लास्टर चढ़ा होता है और मीनू के पैर में प्लास्टर चढ़ा होता है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से कहती हैं, भाभी, लगता है हमारा सपना सच हो गया और हमारी मन्नत भी पूरी हो गई है। हाँ शायद, लेकिन अब ना तो हम मंदिर जा सकते और ना ही प्रसाद, नारियल और चुनरी चढ़ा सकते हैं। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की बात सुनकर हंसने लगते हैं। तभी उनके घरवाले परेशान हो जाते हैं। इन दोनों को तो काफी चोट लग गई है, अब चौथी मंजिल वाली रसोई में खाना कौन बनाएगा? मम्मी, मुझसे तो उम्मीद रखना मत, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। एक काम करो, कुछ समय के लिए नौकर रख लो। नौकर रखने की क्या जरूरत है, हम लोग मिलकर खुद सब काम संभाल लेंगे और आप लोग भी तो हमारे साथ हो, सभी मिलकर करेंगे तो हो जाएगा। इस उम्र में अब मुझसे तो काम होगा नहीं। चौथी मंजिल पर चढ़ना उतरना मेरे बस की बात नहीं है और ना ही तेरी ये माँ काम कर पाएगी। अरे आप लोग अकेले काम थोड़े ना करोगे, हम लोग है ना, हम लोग आपकी मदद करवाएंगे। इसके बाद कुछ दिनों तक घर के लोग मिलकर काम करते हैं। मुकुल और रोहित अपनी पत्नियों का ध्यान रखने के लिए अस्पताल में रुकते हैं और घर का ज्यादातर सारा काम बाकी घर वालों को करना पड़ता है। 1-2 दिन सभी मिलकर काम करते हैं और 2 दिन बाद अचानक टंकी की मोटर खराब हो जाती है। अरे रश्मि, विवेक, ये मोटर खराब हो गई, अब तुम लोगों को नीचे से ऊपर पानी लेकर आना पड़ेगा और टंकी को भरना पड़ेगा। मम्मी, मुझे परेशान मत करो, मैं इतने ऊपर नीचे के चक्कर नहीं लगा पाऊंगी। मम्मी, आप लोगों ने तो परेशान करके रख दिया है, बार बार ऊपर नीचे के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
हमसे इतना काम नहीं होगा, खुद ही कर लो। बहू, मैंने भी सुबह से ऊपर नीचे के 4 बार चक्कर काट लिए हैं। अब मैं छत पर जाकर खाना नहीं बना सकती। छत पर जाकर तुझे ही खाना बनाना पड़ेगा। मैं भी परेशान हो गई हूँ, बार बार चौथी मंजिल से ऊपर नीचे खाना लाना पड़ता है। मैं बुढ़ापे में कितना काम करूंगी। उस दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। अरे तुम लोग खड़े क्यों हो, जाकर खाना लेकर आओ, सभी को भूख लग रही है। कविता जी, सबको खाना दो। आज घर में खाना नहीं बना क्योंकि टंकी खराब हो गई थी और कोई भी कुएं में से पानी भरकर लाने को तैयार नहीं था। और इस उम्र में 4 मंजिल पानी लेकर जाना हमारे बस का नहीं है। मैं तो 1 महीने में ऊपर नीचे के चक्कर लगाकर परेशान हो गई हूँ। ऊपर से तुम सबकी फरमाइश खत्म नहीं होती। हाँ, सच में चौथी मंजिल पर जाकर आंधी तूफान, पक्षियों और बंदरों के बीच खाना बनाना सच में बहुत मुश्किल काम है। हाँ, ऊपर नीचे पानी लेकर आने जाने में मेरा तो वजन कम हो गया है। ना तो मैं अपनी डांस क्लास कर पा रही हूँ और ना ही ये विवेक अपना जिम। हाँ, सही कहा। हम अपनी बहू को कितना परेशान करते थे और जब बहुएं हमसे कहती थी तो हमें वो मजाक लगता था। सभी घर वालों को एहसास होता है कि घर का काम कितना थकाने वाला और मुश्किल भरा है और पैसा बचाने के चक्कर में उन्होंने बहुओं की तकलीफ को नजरअंदाज किया। तभी अब ये मेरा आखिरी फैसला है कि या तो घर में लिफ्ट लगाई जाएगी या फिर रसोई पहले की तरह नीचे शिफ्ट की जाएगी। देखो, पहले की तरह रसोई नीचे जाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि दुकान इतनी बड़ी हो चुकी है कि नीचे अब जगह ही नहीं बची है। जो थोड़ी सी जगह बची है वो भी सिर्फ इसलिए छोड़ी है क्योंकि वहाँ कुआं है। तो अगर घर के सभी लोगों को खाना खाना है तो या तो बाहर से खाना मंगवाइए या फिर लिफ्ट लगवाइए, क्योंकि अब हमारी हड्डियां और सहन नहीं कर सकती। हाँ, क्योंकि जितना पैसा आप लिफ्ट ना लगवाने के चक्कर में बचा रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खर्च आपको हमारे घुटनों का ऑपरेशन करवाने में करना पड़ेगा। वैसे भी लिफ्ट ना होने की वजह से ही बहुओं के साथ ये हादसा हुआ है और उसका खर्चा पहले से ही चल रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें काम नहीं करना है तो रहने दो, हम खुद सारा काम कर लेंगे। इसके बाद कुछ दिनों तक घर के सभी मर्द खुद पानी ढोते हैं, रसोई का सामान ऊपर नीचे ले जाते हैं और सारा काम खुद करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही दिनों में सब पूरी तरह थक जाते हैं। पानी ढोना, सामान ले जाना और सीढ़ियाँ चढ़ना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। जब सभी बुरी तरह परेशान हो जाते हैं तभी एक दिन मुझे लगता है कि अब तो लिफ्ट लगवानी ही पड़ेगी क्योंकि घर का काम करना वाकई में बहुत मुश्किल है। घर में लिफ्ट का काम शुरू हो जाता है। जब तक घर में लिफ्ट लगने का काम चलता है तब तक टेरेस पर एक अस्थायी रसोई बनाई जाती है। सभी मिलकर खाना बनाते हैं। कुछ दिन बाद पूरा परिवार हॉस्पिटल में मौजूद होता है। डॉक्टर डिस्चार्ज के पेपर बनाते हैं। आपकी दोनों बहुएं अब पूरी तरह से ठीक हैं और दोनों को आज डिस्चार्ज किया जा रहा है। नेहा, मीनू, खुशखबरी है, अब तुम डिस्चार्ज हो रही हो। माँ जी, आपके लिए तो खुशखबरी ही है क्योंकि अब आपको किसी को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए खुशखबरी नहीं है। जब हमारे हाथ टूटे थे तब हमें बहुत तकलीफ थी, लेकिन हम आराम में थे। हमें टेरेस वाली रसोई में रोज जाना नहीं पड़ता था। बेटा, अब फिर से तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी में लौटना पड़ेगा और वही परेशानी झेलनी पड़ेगी। हाँ, अब ध्यान रखना कहीं फिर से हाथ पैर न तुड़वा लेना ताकि आराम करने का बहाना मिल जाए। अपनी दादी की बात सुनकर नेहा और मीनू मन ही मन सोचती हैं, हम लोग 1 महीना इतनी तकलीफ से गुजरे हैं और इन्हें अब भी लगता है कि हमने जानबूझकर काम से बचने के लिए बहाना बनाया था। दोनों बहुएं घर लौटती हैं तो नेहा इधर उधर देखकर कहती है, चलो हॉस्पिटल के बिस्तर से निकलकर वापस घर तो आ गए। भाभी, आपको घर में कोई बदलाव नजर आया? कौन सा बदलाव? हाँ बहू, जब तक तुम कहती रही हमने बात नहीं मानी, लेकिन जब हमें खुद ये सब काम करना पड़ा तब हमें समझ आया कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी थी। हाँ बहू, हमने न केवल खर्चा किया बल्कि बहुत कंजूसी भी की है और लिफ्ट ना लगवाकर बहुत बड़ी गलती की। अगर हमने पहले ही लिफ्ट लगवा ली होती तो तुम्हारे साथ ये हादसा नहीं होता। उस गलती के जिम्मेदार हम ही हैं। लिफ्ट देखकर देवरानी जेठानी की आंखों में खुशी आ जाती है। इसी खुशी में आज रात हम आप सबका मुंह मीठा करवाएंगे। पूरा परिवार पहली बार लिफ्ट में साथ जाता है। टेरेस वाली रसोई में पहुंचकर नेहा और मीनू कहती हैं, जिंदगी में पहली बार इस रसोई में आकर हमें खुशी महसूस हो रही है। दोनों मिलकर सबसे अच्छे खाने का प्लान बनाती हैं और खाना तैयार करती हैं। खाना बनाकर सबको 2nd फ्लोर पर सर्व किया जाता है। अरे, खाने में नमक कम है। खीर में शक्कर ज्यादा है। अरे, अब तो लिफ्ट लग गई है, अभी ले आते हैं। अरे बहू, हम तो मजाक कर रहे हैं। अब हमें छोटी छोटी कमियां मंजूर हैं। इतने लोगों के लिए खाना बनाना आसान नहीं होता, ये बात अब हमें समझ आ गई है।
मोहल्ले की वैलेंटाइंस डे पार्टी में गांव और शहरी बहू का पहनावा। पायल की शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था। पायल एक सुंदर सा लॉन्ग वन पीस पहने आज रसोई में खाना बना रही थी। तभी पायल की नंद गीत वहां आती है और पायल को देखकर कहती है, वाह भाभी, आपकी ड्रेस तो सचमुच बहुत सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच गीत। वैसे भाभी सचमुच आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, वरना बड़ी भाभी को देख लो, उन्हें तो कपड़े पहनना ही नहीं आता, जैसे तैसे साड़ी लपेट लेती हैं, बस बात खत्म। वैसे गीत, जेठानी जी काफी अच्छी लगती हैं। पता है भाभी, बड़े भैया हमेशा से चाहते थे कि उनकी शादी किसी शहरी स्मार्ट लड़की से हो, लेकिन माँ एक बार गांव मामा से मिलने गई थी और वहाँ उन्हें राधिका भाभी मिल गई। वो उन्हें इतनी पसंद आ गई कि माँ ने उन्हें अपनी बहू बना लिया। अच्छा वो सब छोड़िए, मैं जो बात करने आई थी वो तो रही गई। आपको पता है कि अगले हफ्ते वैलेंटाइन डे वीक शुरू हो रहा है। अरे हाँ, वैलेंटाइंस डे आ रहा है। मेरी शादी के बाद ये मेरा पहला वैलेंटाइंस डे है। मैं तो अपना वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छी तरह सेलिब्रेट करूंगी। भाभी धीरे बोलो, हमारे घर में वैलेंटाइंस डे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। माँ और पिताजी ने सुन लिया तो पता नहीं क्या सोचेंगे। वैसे गीत, ये जेठानी जी का भी पहला वैलेंटाइंस डे है ना? उनकी तो बात ही मत करो आप, बड़ी भाभी को तो वैलेंटाइंस डे का मतलब भी नहीं पता होगा। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी राधिका वहां आती है। राधिका को देखकर दोनों शांत हो जाती हैं। तभी राधिका कहती है, अरे आप लोग मेरे आते ही चुप हो गए, क्या बातें हो रही थी आप लोगों में? अरे नहीं नहीं भाभी, कुछ खास नहीं, वैसे भी आप नहीं समझोगी। अच्छा पायल भाभी, मैं चलती हूँ, बाद में बात करेंगे। ऐसा कहकर गीत वहां से चली जाती है और राधिका रसोई में काम करने लगती है। साथ ही वो मन ही मन में सोचती है, देवरानी जी शहर से आई हैं, पढ़ी लिखी और स्मार्ट है, इसीलिए ननद जी उन्हें इतना पूछती हैं, पर मुझ पर तो कभी ध्यान भी नहीं देती। शाम को गीत पायल के कमरे में जाती है और कहती है, पायल भाभी आप तैयार हुई या नहीं? हमें मार्केट जाना है ना। गीत, मुझे 5 मिनट दो, मैं चेंज करके तैयार होके आती हूँ, फिर हम मार्केट चलेंगे। ऐसा कहकर पायल कबर्ड से एक ड्रेस निकालती है और वॉशरूम में जाकर ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। तब गीत उसे देखकर कहती है, भाभी आपका वेस्टर्न स्टाइल ड्रेस बहुत सुंदर लग रहा है, इसमें आप बहुत प्यारी लग रही हैं। उसके बाद गीत और पायल दोनों मार्केट जाने के लिए कमरे से बाहर आते हैं और मैं बैठा अजय पायल को देखकर कहता है, पायल तुम्हारी ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है, वैसे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? भैया हमें मार्केट से कुछ चीजें लानी थी, इसीलिए हम मार्केट जा रहे हैं। माँ हम जाएं? हाँ हाँ बेटा जाओ, लेकिन शाम को जल्दी घर आ जाना। पायल और गीत बाजार के लिए निकल जाती हैं। वहीं अजय के फोन पर उसके दोस्त कमल का फोन आता है और वो कहता है, अजय तू भूल गया क्या? आज मेरी पत्नी का बर्थडे पार्टी है, तुझे भाभी को लेकर यहाँ आना है, अभी तक आया नहीं तू। अरे हो ओहो हाँ यार, मुझे तो याद ही नहीं था, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऐसा कहकर अजय अपने कमरे में जाता है और राधिका से कहता है, राधिका मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे दोस्त की पत्नी के बर्थडे पार्टी में जाना है, तुम्हें अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ जी मुझे अच्छी तरह याद है, देखिए मैं तैयार हूँ, बस बिंदी लगानी है। राधिका तुम ये साड़ी पहनकर जाओगी, इतनी हैवी वर्क वाली? पायल को देखा है, वो मार्केट में कितनी अच्छी तरह तैयार होकर गई है। मेरे सभी दोस्तों की बीवियां बहुत मॉडर्न है, मैं तुम्हें इस तरह वहां ले जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तुम रहने दो, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ऐसा कहकर अजय वहां से चला जाता है और राधिका को यह बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, मुझे अपने पति का ऐसा व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनकी भी क्या गलती है, उन्हें तो शहर की लड़कियां पसंद थी और उनकी शादी हो गई गाँव की लड़की से। वहीं दूसरी तरफ पायल और गीत मॉल जाकर अपने लिए कुछ स्टाइलिश कपड़े, सैंडल और परफ्यूम खरीदने लगती हैं। तभी उन्हें पड़ोसन सुरभि मिलती है और वो पायल के पास आकर कहती है, पायल भाभी आपकी ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है, वैसे आप लोग क्या खरीदने के लिए आए हो? सुरभि वैलेंटाइंस डे आ रहा है ना, तो बस उसी के लिए कुछ कपड़े, परफ्यूम और सैंडल लेने आए थे। हाँ भाभी मेरा भी वैलेंटाइंस डे मनाने का बहुत मन था, कॉलेज का जमाना और था, लेकिन अब तो ससुराल वाले परमिशन ही नहीं देते। अच्छा मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर सुरभि वहां से चली जाती है। पायल और गीत भी अपनी शॉपिंग खत्म करने के बाद घर वापस आते हैं। पायल अपनी शॉपिंग का सारा सामान अपनी सास को दिखाते हुए कहती है, माँ जी कैसे लग रहे हैं हमारे परफ्यूम, हमारे कपड़े और सैंडल? माँ भाभी ने वैलेंटाइंस डे के लिए ड्रेस खरीदी है। हाँ हाँ सब कुछ बहुत प्यारा लग रहा है। तभी वैलेंटाइंस डे का नाम सुनकर राधिका मन ही मन सोचती है, इस वैलेंटाइंस डे का नाम तो मैंने सुबह भी सुना था, ऐसा करती हूँ इन्हीं लोगों से पूछ लेती हूँ कि वैलेंटाइंस डे क्या होता है। वैसे ये वैलेंटाइंस डे क्या होता है? राधिका की बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। तब गीत राधिका से कहती है, पायल भाभी मैंने बोली थी ना कि राधिका भाभी को वैलेंटाइंस डे का मतलब भी नहीं पता होगा। अरे राधिका बेटा तू छोड़ ना, इन सब चक्कर में कहाँ फंस रही है, मुझे भूख लगी है, अब जल्दी से सबके लिए खाना लगा दे। अब राधिका किचन में जाती है और सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। रात को राधिका अजय से कहती है, सुनिए जी ये वैलेंटाइंस डे क्या होता है? क्या करोगी राधिका तुम वैलेंटाइंस डे के बारे में जानकर? तो वैलेंटाइन डे पर कपल के लिए पार्टी होती है और उस पार्टी में जिस तरह का ड्रेसिंग सेंस तुम्हारा है ना, वहाँ वैसा नहीं चलता है। वहाँ शहर की स्मार्ट लड़कियां मॉडर्न कपड़ों में आती हैं, इसलिए तुम ये सब ना ही जानो तो अच्छा है। ऐसा कहकर अजय सो जाता है। जहाँ एक तरफ राधिका को वैलेंटाइंस डे के बारे में कुछ नहीं पता था, तो वहीं दूसरी तरफ पायल अपने पति के साथ वैलेंटाइन डे के लिए प्लान बना रही थी। अनिल तुम्हें पता है ना कि ये शादी के बाद मेरा पहला वैलेंटाइंस है,
मेरी शादी के पहले तुमने हर बार वैलेंटाइंस पर मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। इस बार मैं वैलेंटाइंस डे बहुत अच्छा सेलिब्रेट करूंगी, तुम देखना। हाँ पायल, तुम जरूर करो। अगले दिन पायल नहाने के बाद बाल सुखाने के लिए छत पर जाती है। वो अपने बाल छत पर सुखा रही थी, तभी देखती है कि बगल वाली सविता अपनी छत पर खड़ी अपनी पड़ोसन बिंदिया से बात कर रही है। बिंदिया बहन, आजकल तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह वैलेंटाइन डे की तैयारी के बारे में बातें हो रही हैं, लेकिन हमारी तो उम्र निकल गई, हम चाहें तो अभी वैलेंटाइन डे की पार्टी में शामिल नहीं हो सकते। ठीक कह रही हो सविता बहन, अगर इस उम्र में हम वैलेंटाइंस डे मनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। थोड़ी देर बातें करने के बाद सविता और बिंदिया दोनों नीचे चली जाती हैं और पायल भी नीचे उतर आती है। शाम को पायल बालकनी में पौधों में पानी डाल रही थी, तभी सामने वाली बालकनी में अनीता फोन पर बात करते हुए कहती है, अरे हमारे सास ससुर तो पुराने ख्यालों के हैं, इसीलिए हमारे यहाँ वैलेंटाइंस डे मनाने की कोई परमिशन नहीं है, वरना मेरा भी मन था अपने पति के साथ वैलेंटाइंस डे की पार्टी करने का, लेकिन अब छोड़ो, जाने दो। पायल ये सारी बातें सुन रही थी। इससे पहले कि वो अनीता से कुछ कह पाती है, नम्रता उसे आवाज देकर बुला लेती है। ऐसे ही शाम को पायल बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी, तभी वहां से विवेक और राजेश जा रहे थे। विवेक राजेश से कहता है, अरे यार, वैलेंटाइन डे मनाने का तो मन मेरा भी है, लेकिन हमारे घर में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। उनकी बातें सुनकर पायल मन ही मन सोचती है, इसका मतलब है कि मोहल्ले के सभी लोग वैलेंटाइंस डे मनाना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्रेशर में नहीं मना रहे। क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं कि मोहल्ले के सभी लोग मिलकर इस बार वैलेंटाइंस डे मनाएं। यही सोचकर पायल अंदर आ जाती है। शाम को जब सभी लोग हॉल में बैठे थे, तब पायल वहां आती है और सभी लोगों से कहती है, माँ, पिताजी, भैया, मैं सोच रही हूँ कि इस बार क्यों ना हम अपने मोहल्ले वालों के साथ मिलकर वैलेंटाइंस डे मनाएं। ये तो क्या कह रही है बहू, ये कोई दिवाली पार्टी थोड़ी ना है जो मोहल्ले वालों के साथ मिलकर मनाएंगे। और अगर वैलेंटाइंस डे की पार्टी के बारे में हम मोहल्ले वालों को बताएंगे तो पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। पिताजी, बुराई वैलेंटाइंस डे में नहीं है, बुराई सोचने के तरीके में है। हम सब एक साथ मिलकर मोहल्ले को सजाएंगे, गेम खेलेंगे, सभी पार्टनर्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ समय बिताएंगे। इसी बहाने सभी को अपने पार्टनर से अपने दिल की बात कहने का मौका मिलेगा, सभी को बहुत खुशी होगी। पिताजी, वैसे माँ पिताजी, पायल गलत नहीं कह रही है। देखा जाए तो सभी वैलेंटाइंस डे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन शर्म और लोगों की वजह से नहीं कर पाते। क्यों ना हम सबको इकट्ठा करके मौका दें। पायल और अनिल की बातें सभी लोग मान जाते हैं। तभी अजय कहता है, पायल, हम लोगों का तो ठीक है, लेकिन मोहल्ले वाले इस बात को कभी नहीं मानेंगे। भैया जी, हम अपनी अपनी उम्र के लोगों को मनाएंगे, मुझे विश्वास है कि सभी लोग मान जाएंगे। पायल की ये बात सभी को पसंद आती है। शाम को सभी निकल जाते हैं अपने अपने उम्र के लोगों को मनाने के लिए। नम्रता अपनी उम्र की औरतों को इकट्ठा करके वैलेंटाइंस डे की पार्टी के बारे में बताते हुए उनसे कहती है, सचमुच बहनों, बहुत मजा आएगा। क्या कह रही हो बहन, इस उम्र में भला वैलेंटाइंस डे की पार्टी करना हमें शोभा देगा? क्यों नहीं बहन, इसमें कोई बुराई नहीं है। ऐसे ही सभी लोग अपनी अपनी उम्र के लोगों को तैयार कर लेते हैं और वैलेंटाइंस डे की पार्टी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शाम को सभी मोहल्ले में इकट्ठा होते हैं, तब पायल सभी से कहती है, देखिए, हमारे घर के सामने ये जो बड़ा सा ग्राउंड है ना, यहाँ पर हम अपनी पार्टी रखेंगे। ऐसा करते कि पूरे मोहल्ले को टूनी लाइट और हॉट वाले बैलून से सजा लेते हैं और इस ग्राउंड के सामने की तरफ हम स्टेज बनवा लेते हैं, जहाँ पर हम सारे गेम्स खेलेंगे। हाँ पायल, और हम स्टेज पर डीजे भी लगाएंगे और सामने की तरफ हम कुर्सियां लगवा देते हैं जहाँ सभी लोग बैठ सकें। और बहू, खाने पीने का भी कुछ इंतजाम रहेगा ना? हाँ माँ जी, आपने अच्छा याद दिलाया, मैं रसोइयों को आज ही ऑर्डर दे देती हूँ। और इस तरह वैलेंटाइंस डे की पार्टी की तैयारी शुरू होती है। कुछ लोग पूरे मोहल्ले को टूनी लाइट और हॉट वाले बलून से सजा रहे थे, तो कुछ लोग कुर्सियां लाकर लगा रहे थे, कुछ लोग स्टेज बना रहे थे, तो कुछ स्टेज पर डीजे लगाने की तैयारी कर रहे थे। पायल ने भी रसोइयों को फोन कर दिया था। लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। अब पायल सभी से कहती है, कल से हमारा वैलेंटाइंस डे वीक शुरू हो रहा है। कल 7 फरवरी है, तो कल शाम को सभी को अपने अपने पार्टनर्स के साथ यहाँ आ जाना है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह अनीता और सुरभि पायल के पास आती है और कहती है, पायल, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वैलेंटाइंस डे पर किस तरह की ड्रेस पहननी चाहिए, तुम हमें गाइड कर दो ना। हाँ पायल, जब तूने वैलेंटाइंस डे पार्टी रखी है तो ड्रेस के बारे में भी बता। मैं ऐसा करती हूँ कि आप सभी को नेट से निकाल कर पिक दे देती हूँ कि किस किस तरह की ड्रेस आप सब पर अच्छी लगेगी। आप आज ही मार्केट जाकर 7 दिनों की ड्रेस खरीद लीजिए। और हाँ, वैलेंटाइंस डे पर हम सभी रेड ड्रेस ही पहनेंगे। हाँ पायल, बिल्कुल सही रहेगा। अब पायल सभी को उनकी बॉडी टाइप के हिसाब से नेट से ड्रेस की पिक निकाल कर दे देती है और सभी लोग अपने अपने ड्रेस खरीदने मार्केट चले जाते हैं। नम्रता भी उनके साथ मार्केट चली जाती है। दूर से राधिका भी ये सब देख रही थी। सभी के जाने के बाद पायल राधिका से कहती है, जेठानी जी, चलिए आप भी तैयार हो जाइए, हम भी मार्केट चलेंगे। ये आते ही होंगे, आप लोग जाइए, मैं तो इनके साथ चली जाऊंगी। ऐसा कहकर राधिका और पायल अपने कमरे में तैयार होने के लिए चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों अपने कमरे से बाहर आती हैं। तब गीत दोनों को देखकर कहती है, वाह पायल भाभी, आप बहुत सुंदर लग रही हो और आपका ये 1 पीस ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन राधिका भाभी, आपको भी पायल भाभी की तरह कुछ स्मार्ट ड्रेस पहननी चाहिए। क्या आप सिर्फ बोरिंग साड़ियां ही पहनती हो? ऐसा कहकर गीत पायल के साथ मार्केट के लिए निकल जाती है। तभी अजय वहां आता है और राधिका उससे कहती है, आ गए आप, मैं तैयार हो गई हूँ, चलिए मार्केट चलते हैं। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? राधिका, तुम हमेशा की तरह लग रही हो। चलो अब चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। अब राधिका भी अपने पति के साथ मार्केट पहुंच जाती है। सभी लोग अपनी अपनी पसंद के कपड़े खरीदते हैं।
वो 7 दिनों के लिए अलग अलग तरह के कपड़े खरीदते हैं। राधिका भी अपने लिए 6 साड़ियाँ और एक सूट खरीदती है। शॉपिंग करने के बाद सभी घर आ जाते हैं। ऐसी शाम हो जाती है और राधिका और पायल अपने अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली जाती हैं। पायल अपना 1 पीस ड्रेस निकाल कर उसे देखते हुए कहती है, ये ड्रेस मेरे हस्बैंड को पक्का पसंद आएगी, वैसे भी ये कलर उनका फेवरेट है। ऐसा कहकर पायल ड्रेस पहन लेती है और सभी लोग पार्टी में पहुंच जाते हैं। पायल पूरी पार्टी में सबसे सुंदर लग रही थी, तो दूसरी तरफ राधिका बहुत ही सिंपल लग रही थी। अनीता दोनों को देखकर सुरभि से कहती है, देख रही हो सुरभि, दोनों एक ही घर की बहू है, लेकिन कितना फर्क है दोनों में। पायल कितनी स्मार्ट लग रही है और राधिका कितनी सिंपल। अब राधिका गांव की है तो उसका ड्रेसिंग सेंस भी बिल्कुल गांव का है। पार्टी में लगभग सभी लोग राधिका और पायल की ड्रेस के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी स्टेज से शिल्पा अनाउंस करते हुए कहती है, हमारा वैलेंटाइंस डे वीक का आज पहला दिन है। आज सभी मेंस अपनी वुमेन के लिए यहाँ रखे फूलों से ज्वेलरी बनाएंगे, तो चलिए सभी लोग आ जाइए। अब एक एक करके सभी लड़के और आदमी स्टेज पर पहुंचते हैं और वहां रखे फूलों से अपनी अपनी पत्नियों के लिए ज्वेलरी बनाने लगते हैं। अजय सबसे सुंदर ज्वेलरी बना रहा था। उसने नेक पीस, ब्रेसलेट और मांग टीका बनाया था। बेल बजती है और फिर शिल्पा कहती है, चलिए अब आप सभी अपनी अपनी पत्नियों को ये ज्वेलरी पहनाइए और देखते हैं सबसे सुंदर ज्वेलरी किसकी है। सभी लोग अपनी अपनी पत्नियों को ज्वेलरी पहना रहे थे। नम्रता किशोर से कहती है, अरे वाह, आज तो आपने मेरे लिए बहुत सुंदर ज्वेलरी बनाई है। हाँ, आपको ये भी आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे नम्रता, मैं तो तुम्हारे लिए कल भी कुछ भी कर सकता था और आज भी कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे प्रेम में कमी थोड़े ना आई है। वहीं अजय राधिका को ज्वेलरी पहनाता है और राधिका कहती है, सचमुच आपकी बनाई हुई ज्वेलरी बहुत सुंदर लग रही है। सभी लोग ज्वेलरी पहना चुके थे। शिल्पा अनाउंस करके अजय को विनर घोषित करती है। सभी लोग अजय के लिए तालियां बजाते हैं। ऐसे ही खाने पीने और नाच गाने के साथ पहले दिन का फंक्शन खत्म हो जाता है और सभी अपने अपने घर जाकर आराम करते हैं। अगले दिन शाम को पायल अपनी जेठानी के पास आकर कहती है, जेठानी जी, आज प्रपोज डे है, आज आप क्या ड्रेस पहनने वाली हैं? मैंने आज पहनने के लिए एक साड़ी खरीदी, बहुत सुंदर है। सोच रही हूँ वही पहनूंगी और उसके साथ गोल्ड ज्वेलरी भी पहनूंगी। तभी गीत वहां आती है और कहती है, भाभी, मैंने आज पहनने के लिए एक फिश गाउन खरीदा है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हेयर स्टाइल कैसे बनाऊं और ज्वेलरी क्या पहनूं, तो प्लीज आप मुझे सजेस्ट कर दीजिए। गीत, मैंने पुरानी फिल्मों में हीरोइनों को फिश ड्रेस के साथ हाई बन बनाते देखा है, तुम वही बना लो। ओ भाभी, वो काफी पुरानी बात है और आपको समझ ही नहीं है कि किस ड्रेस के साथ क्या हेयर स्टाइल रहेगी। पायल भाभी, आप बताइए मुझे। गीत, वेस्टर्न फिश कट के साथ तुम्हें बालों को कर्ल्स करना चाहिए और एक सिंपल सा लॉकेट पहनना चाहिए, बस। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वैसे आज आप क्या पहन रही है? मैंने भी अपने लिए एक वेस्टर्न गाउन खरीदा, मैं वही पहनूंगी। वैसे जेठानी जी, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक वेस्टर्न गाउन दे सकती हूँ, मेरे पास 2 हैं। नहीं देवरानी जी, मुझे आपकी तरह कपड़े पहनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो अपनी साड़ी ही पहनूंगी। राधिका के ऐसा कहने पर पायल चुपचाप वहां से चली जाती है। शाम हो जाती है और पायल अपने कमरे में वेस्टर्न गाउन पहनकर तैयार होती है। वहीं राधिका अपने कमरे में वर्क वाला साड़ी पहनकर तैयार होती है। दोनों बाहर आती हैं तो दोनों को देखकर उनकी सास कहती है, तुम दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। राधिका, तुम तो बिल्कुल राधा लग रही हो और पायल बहू, तुम भी बहुत स्मार्ट लग रही हो। आज सारी पार्टी में मेरी बहुएं ही दिखाई देंगी, बस। दोनों अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद वो पार्टी में जाती हैं। सभी लोगों की नजर उन दोनों पर ही थी। दोनों बहुत सुंदर लग रही थी। सविता राधिका को देखकर बिंदिया से कहती है, देख रही हो बिंदिया, राधिका अपने सादगी भरे कपड़ों में कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल पुरानी फिल्मों की हीरोइन लग रही है। हाँ सविता, तुम सही कह रही हो, लेकिन तेरा पायल को भी देखो, इंडो वेस्टर्न गाउन में बहुत सुंदर लग रही है। आज तो नम्रता बहन की दोनों बहुएं गजब ढा रही हैं। पार्टी में सभी लोग उन दोनों के बारे में बात कर रहे थे। तभी सुरभि वहां आती है और कहती है, आप दोनों तो आज पार्टी की रौनक बनी हुई हैं। वैसे राधिका भाभी, आपका स्टाइल भी काफी अच्छा लग रहा है। पायल भाभी, आप तो बिल्कुल मॉडर्न जमाने की हीरोइन लग रही हैं। अभी वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी शिल्पा स्टेज से अनाउंस करती है, आज प्रपोज डे है, तो देखते हैं कि इस स्टेज पर आकर अपनी पार्टनर को सबसे अच्छे से कौन प्रपोज करता है। शिल्पा की बात सुनकर एक एक आदमी स्टेज पर जाकर अपनी पत्नी के लिए 2 शब्द कह रहा था और सभी खुश हो रही थी। तभी महेश की बारी आती है। महेश स्टेज पर जाकर बिंदिया के लिए कहता है, बिंदिया बिल्कुल माथे की बिंदिया की तरह है। जैसे माथे की बिंदिया चेहरे की शोभा बढ़ाती है, वैसे ही बिंदिया तुम मेरे जीवन की शोभा बढ़ाती हो। न बिंदिया ये सुनकर शर्मा जाती है। सभी लोग अपने अपने पार्टनर के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं और अंत में खाना पीना और नाच गाने के साथ एक और दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन राधिका चॉकलेट डे के लिए एक सुंदर सूट पहनती है जो उसने पहले ही बाजार से खरीद रखा था। तभी गीत उसके कमरे में आती है और कहती है, अरे वाह भाभी, आज तो आपने सूट पहना है और आप बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ, ये ड्रेस मैंने खास तौर से आज के लिए खरीदी थी। पक्का भैया को आज बहुत सुंदर लगोगी। तभी अजय वहां आ जाता है और राधिका उससे कहती है, बताइए मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? आज तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ ना? देखो राधिका, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, तुम आज भी गांव की ही लड़की लग रही हो और प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे तैयार होने दो वरना मैं लेट हो जाऊंगा। राधिका को अपने पति की बात बहुत बुरी लगती है। सभी लोग तैयार होकर फंक्शन के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। तभी राधिका देखती है कि पायल ने बहुत सुंदर ऑफ शोल्डर इंडो वेस्टर्न साड़ी पहन रखी है। उसे देखकर राधिका मन में सोचती है, सचमुच पायल इस आउटफिट में कितनी सुंदर लग रही है। मेरे पति को भी इसी तरह के कपड़े पसंद है, लेकिन मुझे तो पायल की तरह सजना संवरना नहीं आता और ना ही मैं उसकी तरह कपड़े पहन सकती हूँ। थोड़ी देर बाद शिल्पा अनाउंस करती है,
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग सब बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर सबसे प्यारा लग रहा है वो स्टेज पर आकर अपने पार्टनर को चॉकलेट देगा। और आज का सबसे प्यारा लुक है पायल का। ये सुनकर जहाँ एक तरफ राधिका जल जाती है तो वहीं पायल स्टेज पर जाती है और अनिल को चॉकलेट देती है। सभी लोग पायल को देखते ही रह जाते हैं। अनीता अपने पति से कहती है, पायल कितनी स्मार्ट है ना, उसकी ड्रेसिंग सेंस का तो जवाब ही नहीं। ऐसे ही एक दिन और खत्म हो जाता है। अगला दिन टेडी डे है। राधिका सुबह अपना काम खत्म करने के बाद अपने रूम में जाती है और अपना सूटकेस खोलकर ढेर सारी साड़ियों के बीच से एक सुंदर सी साड़ी निकालती है और अपने आप से कहती है, आज मैं ये साड़ी पहनूंगी। जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ सभी मेरी बहुत तारीफ करते हैं। राधिका साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है। वो बाहर आती है तो देखती है कि पायल इंडो वेस्टर्न ड्रेस पहनकर बाहर खड़ी है और सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। वाह भाभी, आपका ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस तो लाखों में एक लग रहा है। आज तो पार्टी में सिर्फ आप ही नजर आएंगी। तभी नम्रता राधिका को देखकर कहती है, आओ आओ राधिका, तुम्हारी साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है और ये मोतियों का वर्क जो साड़ी पर है और तुम्हारे सर पर आ रहा है ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। सभी लोग पार्टी में जाते हैं। पूरी पार्टी की नजर दोनों बहुओं की ड्रेस पर ही थी। राधिका अपने सिंपल इंडियन आउटफिट में अच्छी लग रही थी तो वहीं पायल अपने वेस्टर्न आउटफिट में कमाल की लग रही थी। तभी अनिल पायल के पास आता है और कहता है, पायल आज तो तुम इतनी स्मार्ट लग रही हो कि मन कर रहा है कि तुमसे एक बार फिर शादी कर लूं। पायल अनिल की बात सुनकर हंस पड़ती है और ऐसे ही मस्ती मजाक के साथ एक और दिन खत्म हो जाता है। इसी तरह टेडी डे, प्रॉमिस डे, हक डे और किस डे भी अलग अलग तरह की ड्रेस पहनकर मौज मस्ती और प्यार मोहब्बत में बीत जाता है। रात को गीत पायल के कमरे में अपनी वैलेंटाइंस डे की ड्रेस डिस्कस कर रही थी। तभी अचानक राधिका के कमरे से कुछ आवाज आती है। गीत कहती है, अरे भाभी, ये राधिका भाभी के कमरे से आवाज कैसी आ रही है, चलो चलकर देखते हैं। दोनों राधिका के कमरे में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि राधिका अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाल कर रेड कलर का ड्रेस सिल रही थी। ये देखकर पायल कहती है, ये क्या जेठानी जी, आप ड्रेस सिल रही हैं? हाँ पायल, मैं शादी से पहले भी बहुत सुंदर ड्रेस सिलती थी और शादी के बाद भी मैंने काफी ड्रेस सिली हैं, लेकिन अब बिजी होने के कारण कपड़े नहीं सिल पाती। मैंने सोचा क्यों ना मैं वैलेंटाइन डे की ड्रेस अपने हाथों से सिलकर पहनूं, शायद वो अजय को बहुत अच्छी लगेगी। अरे वाह राधिका भाभी, आपके पास इतना टैलेंट है, मुझे तो पता ही नहीं था। जब आपकी ड्रेस तैयार हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। ऐसा कहकर पायल कमरे से चली जाती है। राधिका काफी रात तक ड्रेस सिलती रहती है। ड्रेस तैयार होने के बाद राधिका अपने आप से कहती है, वाह, मेरा ये गाउन तो बहुत सुंदर बना है। कल मैं अजय को पक्का बहुत अच्छी लगूंगी। काफी रात हो चुकी है, मैं इसे यहीं रखकर सो जाती हूँ। राधिका ड्रेस वहीं छोड़कर सो जाती है। रात को कुछ चूहे आकर उस ड्रेस को बुरी तरह से कुतर देते हैं। सुबह राधिका जब ड्रेस देखती है तो परेशान हो जाती है और अपने आप से कहती है, हे भगवान, ये ड्रेस तो चूहों ने पूरी बर्बाद कर दी। अब मैं भला वैलेंटाइन डे पार्टी में क्या पहनूंगी। राधिका बहुत उदास हो जाती है और बिना किसी को बताए अपने काम में लग जाती है। पायल रसोई में राधिका को खाना बनाते देखती है और कहती है, राधिका भाभी, आपने बताया नहीं, आपकी ड्रेस तैयार हो गई क्या? हाँ पायल, ड्रेस तो तैयार हो गई थी लेकिन चूहों ने उसे काट कर खराब कर दिया। अब मैं उसे नहीं पहन पाऊंगी। ओह गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर आप क्या पहनने वाली हैं? इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। फंक्शन में ज्यादा समय नहीं है तो जो मेरे पास है उसी में से कुछ पहन लूंगी। ऐसा कहकर राधिका अपने काम में लग जाती है। सारा काम खत्म करने के बाद राधिका अपने कमरे में जाती है और एक पुरानी साड़ी निकालकर अपने आप से कहती है, वैसे साड़ी सुंदर तो है लेकिन पता नहीं उन्हें पसंद आएगी कि नहीं। कितने महीनों से मैंने सोचा था कि कम से कम वैलेंटाइंस डे पर तो अपने पति को अच्छी लगूं, लेकिन शायद मेरी किस्मत में वो भी नहीं है। राधिका साड़ी पहनकर तैयार होने लगती है। तभी अजय वहां आता है और राधिका कहती है, मैं इस साड़ी में अच्छी लगूंगी ना, प्लीज देखकर बताइए। राधिका, तुम्हें तो हमेशा से पता है कि मुझे स्मार्ट लुक पसंद है। साड़ी में तुम बहुत ट्रेडिशनल लगती हो, इसलिए मुझसे मत पूछो। अजय की बात सुनकर राधिका गुस्सा हो जाती है और कहती है, आपसे तो कभी मेरी तारीफ होती ही नहीं है, हमेशा मेरी बुराई करते हैं। अगर आपको गांव की लड़की पसंद नहीं थी तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? अजय बिना जवाब दिए कमरे से बाहर चला जाता है। राधिका वहीं बैठकर रोने लगती है। पायल बाहर खड़ी सब सुन रही थी। वो अंदर आकर कहती है, सॉरी भाभी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। कोई बड़ी बात नहीं पायल, हमारे बीच तो ये रोज का ही है। उन्हें तुम्हारी तरह स्मार्ट लड़की चाहिए थी लेकिन मिल गई मैं, गांव की गवार। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी बहुत स्मार्ट है। जो खूबियां आप में है शायद वो मुझ में भी नहीं, लेकिन सच कहूं, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। आज मैं आपको आपके पति के मुताबिक बिल्कुल स्मार्ट बना दूंगी। ऐसा कहकर पायल अपने कमरे में जाती है और एक ड्रेस निकालकर अपने आप से कहती है, ये ड्रेस मैंने आज की वैलेंटाइंस डे पार्टी के लिए अपने लिए खरीदी थी, लेकिन मुझे लगता है इसकी ज्यादा जरूरत जेठानी जी को है। पायल राधिका के कमरे में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। शाम को सभी लोग पार्टी में पहुंच चुके थे लेकिन राधिका और पायल नहीं आई थी। नम्रता गीत से कहती है, गीत बेटा, तेरी दोनों भाभियां अभी तक पार्टी में नहीं आई, सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। जरा फोन लगा। अभी लगाती हूँ। जैसे ही गीत फोन लगाने लगती है तभी दोनों बहुएं वहां आ जाती हैं। नम्रता और गीत उन्हें देखकर हैरान रह जाती हैं। राधिका ने रेड कलर का बॉल गाउन पहना था और बाल कर्ल किए थे। वो वेस्टर्न लुक में बहुत सुंदर लग रही थी। वहीं पायल भी पिंक गाउन में कमाल की लग रही थी। गीत दौड़कर उनके पास आती है और कहती है, वाह भाभी, आज तो आप दोनों बहुत सुंदर लग रही हो। पार्टी में सभी लोग उन्हीं दोनों को देख रहे थे। सविता बिंदिया से कहती है, देख रही हो, आज तो दोनों कमाल लग रही हैं और राधिका तो बिल्कुल मॉडर्न लग रही है। अजय भी एक किनारे खड़ा राधिका को देख रहा था। तभी शिल्पा अनाउंस करती है, दोस्तों आज वैलेंटाइंस डे है और स्टेज पर इतना बड़ा केक रखा है। आज जो सबसे अच्छा लगेगा वही केक काटेगा, तो सभी आइए और रैंप वॉक में हिस्सा लीजिए। एक एक करके सभी महिलाएं रैंप वॉक करती हैं
अंत में राधिका कॉन्फिडेंट होकर रैंप वॉक करती है। उसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। रैंप वॉक के बाद शिल्पा अनाउंस करते हुए कहती है, तो आज की रैंप वॉक की विनर है राधिका भाभी। राधिका स्टेज पर जाती है और अजय के साथ मिलकर केक काटती है। अजय राधिका को केक खिलाते हुए कहता है, राधिका, मुझे पता ही नहीं था कि तुम इतनी मॉडर्न और स्मार्ट हो। तुमसे स्मार्ट लड़की मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। आई लव यू सो मच। ये सुनकर सभी तालियां बजाते हैं। नम्रता किशोर से कहती है, देखा जी, लोग सच ही कहते हैं, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो वहीं अनिल पायल से कहता है, पायल, मुझे तुम पर गर्व है। अपनी ड्रेस अपनी जेठानी को तो सिर्फ तुम ही दे सकती थी। पार्टी खत्म होने के बाद राधिका पायल के पास आती है और कहती है, पायल, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुमसे जलती रही, लेकिन आज तुमने अपनी ड्रेस मुझे दे दी। तुम बहुत अच्छी हो। ये सुनकर पायल राधिका को गले लगा लेती है और इस तरह राधिका और पायल मिलजुल कर प्यार से रहने लगती हैं। अर्चना बहन जी, लगता है इनके घर की बेटी बड़ी ही बदतमीज है। हम तो जब से यहाँ रहने आए हैं तब से इनके घर से बस इसकी ऊंची आवाज ही सुनाई देती है। अब नए नए आए हो ना, आपको अभी तक आदत नहीं होगी। हमें तो अब ये नॉर्मल सी बात लगती है बहन जी। मेरी 2 बेटियां हैं, लेकिन उनकी आज तक किसी ने जोर से क्या, धीरे कान में कहती हुई आवाज भी किसी ने नहीं सुनी होगी। हाँ, लेकिन आजकल की लड़कियां ऐसी कहाँ है। अब देख नहीं रहे आरोही को, यहाँ बात करती है तो 10 घरों में सुनाई देती है कि आरोही बात कर रही है। आपको सच बताऊं, मैं जब यहाँ नई नई रहने आई थी तो आरोही को देखकर मैं तो इसका रिश्ता अपने भाई के बेटे के साथ करने वाली थी, लेकिन अब तो मैं इसकी रोज इतनी बड़ी आवाज, कभी लड़ने की कभी चीखने की सुनती रहती हूँ। मैंने तो मना कर दिया भाई अपने भाई को। अरे बहुत सही किया बहन जी आपने। ऐसी बदतमीज बहुएं आकर किसको चाहिए जो बात बात पर चीखने चिल्लाने लगे। दोनों पड़ोसन जब बात कर रही थी तब उनकी बात आरोही की माँ सुन लेती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। लेकिन उन्हें अब आरोही की फिक्र होने लगी थी कि इस तरह तो उसका रिश्ता किसी से भी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि हमारे समाज में एक बार लड़की का नाम खराब हो गया तो फिर कोई उसे नहीं अपनाता है। क्या हुआ, सुबह से देख रहा हूँ बहुत परेशान लग रही हो। आज सुबह अर्चना भाभी और हमारी नई पड़ोसन आपस में बात कर रहे थे। कह रहे थे आरोही की आवाज उनके घर तक सुनाई देती है। मैंने कितनी बार आरोही को कहा है कि लड़कियों की तरह बात करे, धीरे से बात करे, लेकिन वो है कि सुनती नहीं, बहस करने लगती है बस। हम तो माँ बाप हैं, उसकी गलती को माफ कर देते हैं, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि ससुराल जाकर उसका क्या होगा। वो छोड़िए, उससे रिश्ता जोड़ेगा कौन। मैंने आरोही की बात कई जगह चलाई है, कहीं ना कहीं से तो उसके रिश्ते के लिए हाँ आई जाएगी। मैं तो कहती हूँ जो लोग इस शहर के नहीं हो, हमें उनके साथ आरोही का रिश्ता जोड़ना चाहिए। ये भी सही है। क्यों, किसी और शहर में करना है मेरा रिश्ता? सिर्फ बताइए तो। लो आ गई, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर हो गया। मैं कोई शैतान नहीं हूँ और मुझ में कोई कमी नहीं है जो मैं किसी और शहर में शादी करूँ। मुझे शादी नहीं करनी, बस मैंने कह दिया। आरोही, तुमसे कोई पूछ भी नहीं रहा, चुपचाप अंदर जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप पहले ये बताइए, आप मेरी शादी किसी और शहर में क्यों करवा रहे हैं? पढ़ी लिखी हूँ, दिखने में सुंदर हूँ, हर काम आता है मुझे, और क्या चाहिए? आरोही, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, अंदर जाओ। आरोही का बीच में बोलना उसके माता पिता को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे चुप करवाकर अंदर भेज दिया गया। आरोही के पापा ने उसका रिश्ता सूरत के किसी दूर के रिश्तेदार के परिवार में कर दिया, जहां आरोही से पूछा भी नहीं गया था। पापा, आप किस जमाने में रह रहे हैं? 2026 चल रहा है और आपने मुझसे बिना पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हक है तुम्हारे भले बुरे के बारे में सोचने का। लेकिन पापा, जिंदगी दीदी की है, उनसे पूछ तो लेते कम से कम। पूछते नहीं, लड़का दिखा तो देते। तेरे साथ रह के ये भी तेरी तरह बदतमीज होता जा रहा है। देख, मैंने क्या बदतमीजी की है, जरा बताइए तो। देखो आरोही, मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। अब 2 महीने में शादी है, सूरत में तुम्हारा ससुराल होने वाला है, उसके बाद मुझे कुछ नहीं सुनना। आरोही, देखो, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हम तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचेंगे, इसलिए अब पापा से कुछ भी सवाल जवाब मत करना। आरोही का रिश्ता तय होते ही 2 महीने के अंदर ही उसकी शादी कर दी गई, लेकिन आरोही इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। फिर भी उसने अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए सबके सामने कुछ नहीं कहा। आरोही, देखो, आज हमारी शादी की पहली रात है, तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रहने दो, मुझे नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए?
लेकिन मैं बहुत प्यार से तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर नहीं आई हूँ, इसलिए मैं तुमसे गिफ्ट ले भी नहीं सकती। अरे लेकिन मैं कहाँ तुमसे गिफ्ट मांग रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम ये गिफ्ट रख लो। नहीं, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती, अपने पास ही रखो। सुजल को आरोही का ये अंदाज बिल्कुल भी सही नहीं लगा। सुबह उसका मूड बहुत ही खराब था, जो उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था। क्या हुआ सुजल, तू जब से उठकर आया है नीचे, मैं देख रही हूँ तेरा मूड सही नहीं है, कुछ बात है क्या बेटा? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तेरी माँ हूँ, तेरे चेहरे पर गुस्सा हो, खुशी हो, उदासी हो, सब कुछ एक झलक में मुझे पता चल जाता है। बेटा बता क्या बात है? कुछ नहीं माँ। माँ देखो, भाभी भी आ गई। अरे बहू, तुम भी आ गई, आओ आओ। प्रणाम माँ जी। खुश रहो। वैसे तुम्हें पता है क्या, सुजल का मूड इतना खराब क्यों है? देखो तो, अमावस के चांद जैसा लग रहा है ये। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कल ही आई हूँ। आप माँ है सुजल की, आपको पता होगा। अरे बहू, मैं तो बस पूछ रही थी। हाँ माँ जी, मैं भी बस बता रही हूँ और कुछ नहीं। आप अपनी सास से शादी के एक दिन बाद ऐसे बात करेंगी भाभी? अरे मैंने कुछ गलत कहा है क्या? अभी तुमने ही कहा ना कि मुझे आए हुए बस एक दिन हुआ है, मुझे कैसे पता होगा कि सुजल का मूड खराब क्यों है? माँ, भाभी तो बड़ी बदतमीज है। शिवानी, ऐसे नहीं बोलते बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, वो भी सच्ची कह रही है, मुझे बुरा नहीं लगा। आप मुझे बता दीजिए कि आज मेरी पहली रसोई में क्या बनाना है। बातें बनाने के अलावा आप कुछ बना भी लेती हैं? हाँ, जितना मुंह चलता है उतने हाथ भी काम करते हैं मेरे। आप बस बता दीजिए क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। आज तुम 1 मिनट मम्मी, मुझे भी देखना है ये क्या क्या बना लेती है। एक काम करिए भाभी, आप मेरे लिए पास्ता और नूडल्स बना दीजिए। भाई को दाल चावल पसंद है, मम्मी को पनीर की सब्जी और पापा को मीठा बहुत पसंद है। और आपकी पहली रसोई है ना, तो भगवान को भोग भी लगेगा, तो उनके लिए प्रसाद भी बना देना। इतना सब शिवानी आरोही कैसे बना पाएगी? अभी तो भाभी ने कहा कि हाथ भी बहुत तेज चलते हैं उनके। अरे हाँ ठीक है ना, मैं बना देती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी भैया, देखना अब उनका मूड कैसे खराब होता है। पहले दिन हमसे बदतमीजी करी है ना, अब देखना कुछ भी ठीक से नहीं बना पाएगी। अरे लेकिन ये तूने कुछ ज्यादा ही दे दिया उसे। माँ ठीक ही कर रही हो। आरोही की बदतमीजी के बाद शिवानी उसे दिखाना चाहती थी कि ससुराल वालों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, इसलिए उसने आरोही को इतना सब बनाने के लिए कह दिया। लेकिन शिवानी को नहीं पता था कि आरोही खाना इतना स्वाद बनाएगी कि सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मैंने आज से पहले इतनी स्वाद खीर कभी नहीं खाई, सच कह रहा हूँ। मैंने तो कितनी बार होटल की पनीर की सब्जी खाई है, लेकिन ये स्वाद कुछ अलग ही है। मजा आ गया भाई। मुझे लगा नहीं था कि आरोही इतना अच्छा खाना बनाती होगी। तेरे मुंह से अब क्यों कुछ नहीं निकल रहा है? पहले मुझे ये पास्ता खाने दो, फिर बात करते हैं। मैंने कहा था ना, जितना मेरा मुंह चलता है उतने हाथ भी चलते हैं। आरोही के खाने के बाद उसके ससुराल वाले उसकी बदतमीजी को भूल गए थे, लेकिन आरोही की जुबान कहाँ बदलने वाली थी। वो तो बस कैंची की तरह कच 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 चलती रहती थी। अरे कहाँ है मीनाक्षी, कहीं दिख नहीं रही है? अरे आप सब लोग, मैं तो अंदर थी, बस कुछ काम था वही कर रही थी। लो, बहू के आने के बाद भी खुद काम कर रही हो। क्यों, बहू कामचोर है क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत लायक है, सारे घर का काम खुद कर लेती है और खाना तो इतना स्वाद बनाती है कि पूछो मत। अब देखो, नई बहू की तारीफ तो हर सास करती है, लेकिन अभी तो तेरी बहू कहीं नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है सो रही होगी अभी तक। क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं आंटी जी, सोऊंगी कैसे मैं? आपकी आवाज से मेरे कान में से खून जो आने लगा। क्या मेरी आवाज इतनी कड़वी है क्या? अब वो तो आपकी बहू से पूछना पड़ेगा ना, जो आपके साथ 24 घंटे रहती है। हम कैसे बता सकते हैं? मैंने नहीं कहा था, बड़ी ही तेज बहू लाई है मीनाक्षी। हाँ, अब आप जैसे लोगों से निपटने के लिए तेज बहू चाहिए, नहीं तो आप कहाँ सुधरने वाली है। आरोही, ऐसे बात नहीं करते बहू। अरे रहने दे मीनाक्षी, अब बदतमीजी सीखी है मायके में तो वही दिखाएगी ना। जो इंसान जो सीख कर आता है मायके से, वही तो ससुराल में करता है। मायके में तो मैंने बॉक्सिंग भी सीखी थी आंटी जी, उसकी अभी तक यहाँ जरूरत नहीं पड़ी है। आप कहे तो आपको दिखा दूं मेरे जलवे। सुषमा, अब हम चलते हैं, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है। चल चल चल। हाँ हाँ चल, मुझे भी ना सीने में बड़ी जलन सी हो रही है, डॉक्टर को दिखाने जाना है। डॉक्टर को क्या हुआ सुषमा बहन जी? अरे पता नहीं, कुछ दिनों से सीने में ना बड़ी जलन हो रही है, कुछ पचता ही नहीं, ना जाने क्या हुआ है। फिर तो बड़ी दिक्कत हो रही होगी आपको।
हाँ, इसीलिए तो आज डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ। न जाने कितने पैसे लेगा और कितनी सारी दवाइयाँ देगा। आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, हम नहीं रुक रहे हैं। हमें नहीं देखना तुम्हारा बॉक्सिंग का टैलेंट। मुझे तो मीनाक्षी पर तरस आ रहा है कि न जाने ये लड़की क्या ही करती होगी, कैसा कहर बरसाती होगी तुम पर। अरे नहीं, इतनी बुरी नहीं है, बस कभी कभी जबान से कुछ भी निकल जाता है उसके। देखो जरा कितनी अच्छी सास मिली है, अभी भी उसकी तरफदारी कर रही है, और एक तुम्हारी बहू है कि बदतमीजी करके तुम्हारा नाम खराब कर रही है। अरे चुप कर, देख वो आ रही है, पता नहीं क्या ला रही है हाथ में। अरे क्या हुआ भाई, हमें क्यों रुकने को कहा था? आपको सीने में जलन हो रही थी ना, ये पीकर देखिए, आपको ठीक लगेगा। नहीं, पता नहीं ये क्या है, मैं नहीं पी सकती। पता नहीं तुमने इसमें क्या डाल दिया हो। अरे जहर नहीं डाला है आंटी जी, मेरी दादी बनाती थी ये काढ़ा, इससे जलन, पेट दर्द, गैस सब कुछ दूर हो जाता है। जिस तरह से ये लड़की बात कर रही थी सुषमा, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ किया होगा इसने इस काढ़े में। ऐसी बदतमीज लड़कियां किसी की सगी नहीं होती। ठीक है, आपकी मर्जी, नहीं पीना तो मैं इसे अंदर ले जाती हूँ। जाइए डॉक्टर के पास, आप उसी के लायक हैं। अरे देखो तो कैसे बात कर रही है। सुषमा बहन जी, आप एक बार मेरे कहने पर पीकर देखिए, शायद सच में इससे आपको राहत हो जाए। मीनाक्षी देख लो, अगर कुछ भी हुआ तो हम इस लड़की को छोड़ेंगे नहीं। अरे पहले पकड़ कर तो दिखाइए मुझे। अरे मजाक कर रही वो, आप पीजिए ना। आरोही का बनाया काढ़ा पीते ही सुषमा के सीने की जलन एकदम से कम हो गई। इतने दिनों से हो रही परेशानी जैसे गायब ही हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आरोही जैसी लड़की किसी का भला भी कर सकती है। मालती, मेरे सीने की जलन तो बिल्कुल गायब हो गई, सच में। क्या सच बोल रही है तू? हाँ सच में, ये काढ़ा इतना अच्छा था कि मैं खुद को एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। ये लीजिए, ये आपके लिए है। आपके घुटने में दर्द रहता है ना, ये लगा लीजिए, आपको ठीक लगेगा। ये तुमने मेरे लिए बनाया है? नहीं, आपकी कामवाली के लिए बनाया है, उसे दे दीजिएगा। ये लड़की है क्या? मालती, तुम भी ट्राई करके देखो, शायद तुम्हें भी सुषमा जी की तरह राहत मिल जाए। आरोही के काढ़े हुए तेल ने तो जैसे जादू ही कर दिया। लेकिन उस दिन मीनाक्षी को एक बात और समझ में आई कि आरोही की जुबान चाहे कैसी भी हो, लेकिन उसका दिल बड़ा ही साफ है। और ये बात अब उसके ससुराल के बाकी लोगों को भी समझ में आ रही थी धीरे धीरे। ये लो। क्या ये? बम है। तुम सीधे बात नहीं कर सकती हो क्या? कुछ दे रही हूँ तो गिफ्ट ही होगा ना तुम्हारे लिए, ऐसे क्यों पूछ रहे हो क्या है? अरे खुद खोलकर नहीं देख सकते हो क्या? गिफ्ट मेरे लिए? नहीं, पड़ोसी के लिए लाई हूँ। हे भगवान, तुम और तुम्हारी जुबान। आरोही ने सुजल के लिए एक बड़ा ही सुंदर सा ब्रेसलेट बनाया था, वो भी अपने हाथ से। और यही नहीं, साथ में उसके लिए केक भी बनाया था और उसकी पसंद की हर चीज भी। सुजल ये सब देखकर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आरोही चीज क्या है। तुम्हें पता है तुम कितनी बदतमीज हो? पता है, बचपन से पता है। किसी ने तुम्हें टोका नहीं? बचपन में मेरी सिर्फ आवाज तेज हुआ करती थी, तो आस पड़ोस के लोग, पापा मम्मी, ये सब मुझसे कहते थे कि लड़कियों की आवाज हमेशा नीची होनी चाहिए। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था कि हम लड़कियों को बोलने का हक ही नहीं है, इसलिए मैंने फिर हर बात पर उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया था। लेकिन कब ये मेरी आदत बन गई और कब मैं सबकी नजर में बदतमीज बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन तुम्हें पता है, तुम बदतमीज हो लेकिन दिल की बहुत साफ हो। तुम जुबान से चाहे जो कुछ भी कहो, लेकिन तुम किसी के लिए बुरा नहीं कर सकती हो। हाँ, ये बातें मुझे पता है। अब तुम ये गिफ्ट खोल रहे हो या मैं बाहर फेंक दूं? हे भगवान, थोड़ी सी चीनी मेरी पत्नी के मुंह में भी डाल दीजिए जरा, कब होगा ये चमत्कार? आपको क्या लगता है, क्या ये चमत्कार होना पॉसिबल है? क्या आरोही की जुबान कभी सुधर सकती है? क्या वो कभी किसी को सीधे मुंह जवाब दे पाएगी? चलिए देखते हैं आखिर ऐसा होता है कि नहीं। आरोही अभी तक नाश्ता नहीं बनाया क्या? अभी देखो आपकी पत्नी क्या जवाब देती है कि नाश्ता जल्दी चाहिए तो पहले बता दिया करो, यहाँ बैठकर मेरे ऊपर चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं कहेगी। हाँ, नहीं बनाया है, बताओ क्या कर लोगे, ऐसा कुछ बोलेगी। मेरे वाला ज्यादा बेटर था, आगे आएगी, देखते क्या कहती है। सॉरी, ये लीजिए आपका उपमा, और शिवानी तुम्हारा चीज सैंडविच। सॉरी, आज थोड़ी देर हो गई। भैया मुझे चक्कर आ रहे, पकड़ना जरा मुझे। अरे तू मुझे पकड़, मैं भी गिरने वाला हूँ। ये आखिर है कौन? अरे आरोही है, और कौन है? इतने प्यार से बात कर रही है, यही तो चाहते थे तुम। इसे क्या हो गया माँ, ये ऐसे बात क्यों कर रही है? इसके अंदर कोई भूत चला गया है क्या? माँ जी छोड़िए ना, मैंने कहा तो मुझसे नहीं होगा।
और तुम दोनों चुपचाप नाश्ता खाओ, ज्यादा चिक चिक करने की जरूरत नहीं है। माँ जी आप भी बैठिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। लो, मैंने ही उससे कहा था कि थोड़ी देर नाटक कर लेना तुम दोनों के सामने। अरे माँ, मुझे तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। लेकिन मजा बहुत आया, बदतमीज बहू को यूं चाशनी में घुला देखकर। कौन बदतमीज? कोई नहीं भाभी, आप नाश्ता बनाओ। पागल ये पागल वो पागल कर दे जहां भी ये जाए, देखो करता है कैसा दीवाना सबको, मेरा नाम भी शिनचान है, मैं शरारत से। शाम के समय के साथ सूरज ढलने लगता है तो वहीं नेहा और रोहन अपनी स्कूटी से ऑफिस से घर वापस जा रहे होते हैं। तभी रोहन की नजर वर्मा कॉलोनी के पास वाली एक खाली जगह पर जाती है। वहां बहुत सारी क्रेन, ट्रक और मजदूर काम कर रहे होते हैं। रोहन स्कूटी धीरे करता है और हैरानी से उस जगह को देखने लगता है। अरे नेहा, जरा इधर देखो तो, यहाँ कितना जबरदस्त काम चल रहा है। पिछले हफ्ते तो यहाँ काफी शांति थी, पर आज देखो यहाँ कितनी हलचल है। इतनी सारी मशीनें और मजदूर लगे हुए हैं, जरूर यहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। हाँ रोहन, जगह तो बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता यहाँ किसी एक का अकेले का घर बन रहा है, क्योंकि देखो ये कितनी बड़ी जमीन को घेर कर काम कर रहा है। पक्का यहाँ बहुत कुछ बड़ा मॉल या कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है। अगर यहाँ कुछ बढ़िया बन गया तो इस पूरे इलाके की शक्ल बदल जाएगी। तुम यहीं रुको, मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं जरा जाकर उन मजदूरों से पूछ कर आता हूँ कि आखिर यहाँ क्या बन रहा है। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। रोहन स्कूटी खड़ी करता है और लेबर के पास बात करने चला जाता है। नेहा वहीं खड़ी होकर उस बड़े से मैदान को देखती रहती है। कुछ देर बाद रोहन दौड़ता हुआ वापस नेहा के पास आता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है। क्या हुआ रोहन, इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या कहा उन्होंने? क्या यहाँ कोई बड़ा पार्क या अस्पताल बन रहा है? नेहा, तुम यकीन नहीं करोगी, वहाँ मॉल बन रहा है, और वो भी शहर का सबसे बड़ा मॉल। चलो जल्दी घर चलो, मुझे ये बात मम्मी और पापा को बतानी है। हमारे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। रोहन और नेहा दोनों जल्दी से घर पहुंचते हैं। घर पर रोहन की माँ भारती और पिता बलराम सोफे पर बैठकर चाय पी रहे होते हैं। रोहन अंदर घुसते ही बैग पटकता है और खुशी से चिल्लाने लगता है। माँ पापा, आप लोगों को पता है जो वर्मा कॉलोनी है ना, वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ बहुत बड़ा मॉल बन रहा है, और आप लोगों को तो पता ही है, उस मॉल के ठीक बगल में एक बहुत बड़ा प्लॉट खाली पड़ा है। हाँ पता है, तो क्या हुआ? अगर मॉल बन रहा है हमें क्या करना है? हम तो इस पुराने घर में खुश है। अरे माँ जी, आप समझ नहीं रही है, कितना सही होगा ना। वर्मा कॉलोनी यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। हमारे घर के पास एक इतना बड़ा मॉल हो जाएगा तो हमें शॉपिंग करने या फिल्म देखने के लिए शहर के दूसरे कोने तक ट्रैफिक में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हमारे लिए तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। अरे नेहा, तुम अभी भी सिर्फ शॉपिंग का सोच रही हो? पापा मेरी बात सुनिए, आप कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना कि कहीं पर जमीन लेनी है, तो क्यों ना हम वहाँ मॉल के पास वाली वो जमीन ले ले। आपको तो पता ही है, मॉल बनने के बाद वहाँ की जमीन के दाम सोने के भाव बिकेंगे। अभी ले लेंगे तो हमें फायदा होगा। बेटा रोहन, बात तो तुम पते की कह रहे हो। मॉल के पास वाली जमीन हमेशा कीमती होती है। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। दादाजी, क्या हम नए घर में रहने जाएंगे? वहाँ मेरा एक बड़ा सा रूम होगा ना? अरे नहीं बेटा, अभी सिर्फ जमीन की बात हो रही है। वैसे पापा जी, रोहन मुझे ना एक बात कहनी है। अगर वहाँ जमीन ले ही रहे हैं तो क्यों ना हम वहाँ अपना नया घर बनवा कर रहने लगे। देखिए, हमारा ये वाला घर बहुत पुराना हो गया है। हम इसे वैसे भी बनवाने का सोच ही रहे थे। हमें लेंटर वाला और मॉडर्न घर चाहिए था, तो क्यों ना हम वहाँ अपनी पसंद का घर बनवाए और वहीं शिफ्ट हो जाए। बहू की बात मुझे भी सही लग रही है। अरे जब हम वहाँ जमीन लेंगे ही तो सिर्फ प्लॉट छोड़ने का क्या फायदा? वहाँ पूरा घर ही बनवा लेते। ये पुराना वाला घर हम किराए पर दे देंगे। कम से कम 5-7 हजार रुपए तो यहाँ से भी महीने के मिल ही जाएंगे। ठीक है माँ, अगर आप सबको ऐसा ठीक लग रहा है और पापा जी भी राजी है तो मुझे भी ये मंजूर है। नया घर मॉल के पास होगा तो सबकी वाहवाही भी होगी। बेटा, सिर्फ बोलने से घर नहीं बनता, बजट भी देखना पड़ता है। मेरे पास अभी 50 लाख रुपए रखे हैं और कहीं से ले देकर मैं 20 लाख और जोड़ लूंगा। पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास भी अपनी 5 लाख तक की सेविंग्स तो है ही। मैं इस घर के लिए दे दूंगी, आखिर घर तो हमारा ही है। और 15 लाख का इंतजाम मैं भी कर दूंगा, तो कुल मिलाकर हमारे पास काफी पैसे हो जाएंगे। तो अब ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चलो रोहन, जरा एक बार उस जमीन वाले डीलर से दाम पता करते हैं। अगर बात जम गई तो आज ही बयाना दे आएंगे और काम शुरू करवा देंगे। रोहन और उसके पापा डीलर से मिलते हैं और सही दाम में जमीन का सौदा हो जाता है। जमीन खरीदने के तुरंत बाद वहाँ घर का काम शुरू हो जाता है। रोहन और नेहा अक्सर वहाँ जाकर काम देखते हैं। रोहन, मुझे तो अभी से सोचकर खुशी हो रही है कि हमारा घर मॉल के एकदम पास होगा।
जब मन करेगा हम टहलते हुए मॉल चले जाएंगे। हाँ नेहा, एक तो इतनी पॉश जगह हमारा घर होगा और ऊपर से ये जमीन से बना हुआ होगा, इसकी शान ही अलग होगी। सच कह रहे हैं। वैसे हमारा घर तो 3-4 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है मॉल को बनने में तो कम से कम 1-2 साल लग जाएंगे, है ना? हाँ नेहा, इतना समय तो लगता है बड़े प्रोजेक्ट्स में, पर कोई बात नहीं, हमारा घर तो बन रहा है। जब तक मॉल खुलेगा तब तक हम वहां पूरी तरह शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं और रोहन का शानदार नया घर बनकर तैयार हो जाता है। गृह प्रवेश की पूजा होती है और पूरा परिवार नए घर में शिफ्ट हो जाता है। वाह, कितना अच्छा और हवादार बना है ये घर। और देखो तो बाहर की रोड भी कितनी बड़ी और खुली है, यहाँ तो चलने में भी मजा आता है। तभी तो माँ, आसपास की जगह देखिए आप, पास में इतना बड़ा मॉल बन रहा है, पीछे वाली गली में इतना सुंदर पार्क है, रोड भी कितनी खुली है। यहाँ की जमीन हमें सही दाम में मिल गई, वरना आगे चलकर तो ये सोने के भाव मिलती। सही कह रहे हो बेटा, कल मेरे दफ्तर के लोग भी कह रहे थे कि हमने बहुत सही जगह जमीन ली है और सबको हमारा घर पसंद भी आया। पापा, ये वाला घर तो पुराने घर से बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ मुझे खेलने के लिए भी जगह मिलती है। और हमारा घर भी कितना सुंदर लग रहा है ना। आप सब लोग आराम से बैठिए, मैं आप सबके लिए बढ़िया सी चाय बनाकर लाती हूँ। सब लोग बहुत खुश होते हैं। रात के समय सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। सब लोग दिन भर की थकान के बाद आराम की नींद सो रहे होते हैं कि तभी अचानक आधी रात को जोर जोर से ठक ठक और मशीनों की आवाज आने लगती है। रोहन, ये कैसी भयानक आवाज आ रही है? कहीं कुछ टूट रहा है क्या? पता नहीं नेहा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शायद बाहर सड़क पर कुछ हो रहा होगा। तुम सो जाओ, थोड़ी देर में अपने आप बंद हो जाएगी आवाज। दोनों वापस सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज बंद होने का नाम नहीं लेती, बल्कि आवाज और तेज होती जा रही थी। तभी रोहन के मम्मी पापा भी परेशान होकर उनका दरवाजा खटखटाने लगते हैं। रोहन बेटा, बाहर निकल, देख आवाज कितनी ज्यादा आ रही है, और देख तो जमीन में भी अजीब सी थरथराहट महसूस हो रही है। चलिए पापा, बाहर चलकर देखते हैं माजरा क्या है। पूरा परिवार घर के बाहर निकलता है। वे देखते हैं कि आधी रात में मॉल की साइट पर क्रेन और बड़ी बड़ी मशीनें चल रही है। वहां सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। अरे, ये कोई टाइम है क्या काम करने का? रात के 2 बज रहे हैं और ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं। अरे भाई साहब सुनिए, ये सब बंद करिए, हम यहाँ सो रहे हैं, ये कोई फैक्ट्री नहीं है, रिहायशी इलाका है। अरे भाई साहब, हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमारे पास ऊपर से ऑर्डर है कि काम 24 घंटे चलेगा, क्योंकि मॉल को जल्दी तैयार करना है। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है तो आप ऑफिस में जाकर बात कर लीजिए। कंस्ट्रक्शन के शोर से रोहन और उसका पूरा परिवार बुरी तरह परेशान हो जाता है। रोहन अपने पड़ोसी सुजीत को बालकनी में खड़ा देखता है और उससे पूछता है, सुजीत भाई, अरे इतना शोर आ रहा है, क्या आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की? आप लोग ऐसे माहौल में कैसे सो सकते हैं? अरे रोहन भाई, हम लोगों को तो अब इसकी आदत हो गई है, लेकिन हमें तो ताज्जुब आप लोगों को देखकर हो रहा है। अरे ऐसे माहौल में रहने के लिए आप लोग आए ही क्यों? आपको पता नहीं था मॉल बनने में कितना शोर होता है? इसका मतलब ये रोज ही होता है क्या? हाँ जी बहन जी, ये तो रोज का ही है। अब यहाँ मॉल बन रहा है तो वो एक दिन में तो खड़ा नहीं हो जाएगा ना, काम होगा तभी तो बनेगा। हम तो आप लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनकर उठ गए, वरना हमें तो अब इस शोर में भी नींद आ जाती है। जाइए, आप भी जाकर सोने की कोशिश कीजिए। सब लोग बेबस होकर अंदर चले जाते हैं। पूरी रात वो बस करवटें बदलते रहते हैं, पर किसी को नींद नहीं आती। अगले दिन सब लोग आधी नींद में अपना काम कर रहे होते हैं। सबकी आंखें लाल होती हैं और थकान की वजह से उनके बीच चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। दिन के समय चिंटू अपना होमवर्क करने बैठता है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ ठक ठक धर धर। चिंटू पढ़ाई करने की कोशिश करता है, तभी वापस से मशीनों का शोर शुरू हो जाता है। माँ, दादी, दादू, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी आवाज में मेरा सिर दुख रहा है। पापा जी, अब मैं चिंटू को क्या समझाऊं, मेरा तो खुद का सिर फटा जा रहा है इस खटखट की वजह से। घर की खिड़कियां बंद करो तो गर्मी लगती है और खोलो तो शोर जान ले लेता है। चिंटू बेटा, परेशान मत हो, हम तेरे ताऊ जी के पुराने घर चलते हैं। मैं भी वहां थोड़ा आराम कर लूंगा और तू भी वहां शांति से अपनी पढ़ाई कर लेना, यहाँ तो पागल हो जाएंगे। ठीक है दादू, चलिए। इसी तरह आए दिन कोई ना कोई परेशानी होती रहती। कभी नींद पूरी न होने से चिड़चिड़ापन,
तो कभी कंस्ट्रक्शन की धूल मिट्टी उड़कर सीधे नेहा के किचन और कमरों में आती। कुछ दिनों बाद रोहन का ऑफिस में प्रमोशन होता है और वो अपने नए घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है। रोहन, हमने घर में पार्टी तो रख ली है और सब मेहमान भी आने वाले हैं, लेकिन अगर फिर से उस मॉल का काम शुरू हो गया ना तो हमारी पार्टी का म्यूजिक सिर्फ ठक 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 होगा। अरे कितना सोच रही हो तुम नेहा। मैंने पिछले कुछ दिनों से गौर किया है कि इस समय काम थोड़ा धीमा रहता है, इसीलिए तो मैंने सबको इसी समय बुलाया है। सब ठीक रहेगा, चिंता मत करो। भगवान करे बस जब तक मेहमान यहाँ है तब तक वहां शांति रहे। सब दोस्त और रिश्तेदार आते हैं, पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक वापस से कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है और बहुत जोर जोर से पत्थर टूटने की आवाज आने लगती है। अरे बाप रे रोहन, ये कैसा शोर है? गानों की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही। म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा भाई। अब रुको, अभी बढ़ाता हूँ। रोहन म्यूजिक का वॉल्यूम फुल कर देता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की आवाज इतनी भारी होती है कि म्यूजिक को दबा देती है। रोहन, गानों के साथ हमें बैकग्राउंड म्यूजिक भी मिल रहा है मुफ्त में। हमें तो बस वाइब से मतलब है, और इस ठक ठक में भी एक अलग ही बीट है। ये देखो, इस ठक ठक की आवाज पर ये वाला स्टेप कितना बेस्ट लग रहा है ना। चलो सब साथ में डांस करते हैं। अरे तुम लोग सच में अमेजिंग हो यार। अब तक मैं इस आवाज से परेशान था, लेकिन तुम लोग तो इस शोर पर भी चिल कर रहे हो। तो भाई तू भी करना, तू क्यों इतना दुखी हो रहा है? जब यहाँ रहना ही है तो शोर का मजा लेना सीख ले। सब लोग उस शोर पर भी मजे से नाचते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं। रात के समय अचानक वही डीलर वापस आता है जिसने उन्हें जमीन दिलाई थी। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं आप सब? अरे डीलर साहब, आप इस वक्त? जी हाँ, दरअसल ये जो सामने मॉल बन रहा है ना, ये मेरे जान पहचान वालों का ही है और इसका ठेका मेरे छोटे भाई के पास ही है। अच्छा, तो आप ये सब करवा रहे हैं? जी हाँ, दरअसल पिछले कुछ दिनों से मजदूरों की शिकायत आ रही है। उन्हें पीने का पानी, सब्जी और चाय वगैरह के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, जिससे काम में देरी होती है। तो भाई साहब, इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो खुद इस शोर से परेशान है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतनी मदद कर दीजिए कि मजदूरों को कभी कभी पानी या छोटी मोटी चीजें चाहिए हो तो दे दीजिएगा। अगर आप उनकी मदद करेंगे तो आने वाले समय में आपको भी फायदा ही होगा। कोई बात नहीं डीलर साहब, अब थोड़ी बहुत मदद तो अनजान लोगों की भी कर देनी चाहिए। हम तो फिर भी पड़ोसी हैं। आप अपने मजदूरों को बोल दीजिएगा कि अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो यहाँ आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन भाई। डीलर वहां से चला जाता है। अगली सुबह ठीक 6 बजे जब सब गहरी नींद में होते हैं, तभी घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाता है। हे भगवान, इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मेरी तो आंख भी नहीं खुल रही। इस तरह नेहा चिढ़ते हुए दरवाजा खोलती है तो सामने 2 मजदूर खड़े होते हैं जिनके कपड़े धूल से भरे थे। जी, कौन है आप लोग? और इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं? नमस्ते मैडम जी, वो कल साहब ने आपसे बात की थी ना, हम मजदूरों की थोड़ी मदद कर देना। हम लोग ही ये सामने वाला मॉल बना रहे हैं। जी हाँ, बात तो हुई थी, पर अभी क्या चाहिए आपको? मैडम जी, वो थोड़ा गर्म पानी चाहिए था चाय बनाने के लिए। सुबह सुबह बहुत ठंड लग रही है। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं अभी रसोई से लेकर आती हूँ। नेहा गर्म पानी करके मजदूरों को देती है और कुछ देर बाद रोहन ऑफिस चला जाता है। दिन के समय नेहा अपनी सास के साथ बैठी टीवी देखने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक एक मजदूर की पत्नी बिना पूछे सीधे घर के अंदर आ जाती है। अरे अरे, कौन हो तुम और बिना पूछे घर में कैसे घुसी आ रही हो? नमस्ते मैडम जी, वो हम यहाँ पीछे झुग्गी में रहते हैं, मॉल में मजदूरी करते हैं। हमें थोड़ा सा अचार और एक प्याज चाहिए था, आपके पास होगा क्या? सूखी रोटी खानी पड़ रही है। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैडम जी, अगर थोड़ी धनिया भी होगी तो दे देना, सब्जी अच्छी बन जाएगी। ठीक है, लाती हूँ मैं। अब ये रोज का काम हो गया था। मजदूर अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए नेहा के घर आने लगे थे। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक शाम रोहन अपने पूरे परिवार के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहा होता है। तभी एक मजदूर दौड़ता हुआ गाड़ी के सामने आता है। अरे भैया, रुकिए रुकिए, जरा मोटर चला दीजिए ना। अरे भाई साहब, अभी आप किसी और से कह दीजिए, मैं अभी अपने परिवार के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, हमें देर हो रही है। भैया जी देखिए, हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, काम बहुत ज्यादा है और मालिक ने समय कम दिया है। अब हम खाना खाने जा रहे थे पर हाथ मुंह धोने के लिए पानी नहीं है। अरे भाई, मैंने घर में ताला लगा दिया है, अब पानी दूंगा तो कम से कम 20 मिनट खराब होंगे और मूवी शुरू हो जाएगी। आप कहीं और से देख लीजिए ना। रोहन रुक जा बेटा, बेचारे गरीब लोग हैं, सुबह से भूखे हैं। कोई बात नहीं,
हम फिल्म के लिए 10 मिनट लेट पहुंचेंगे तो चलेगा, पर किसी को प्यासा रखना ठीक नहीं है। रोहन अब नेहा की तरफ देखता है। नेहा कहती है, नहीं नहीं, मैं तो तैयार होकर गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, अब तुम ही जाकर मोटर चलाओ। रोहन चिढ़कर उतरता है और मोटर चलाकर मजदूरों को पानी देने लगता है। रोहन को इतना परेशान देखकर उसका पड़ोसी सुजीत अपनी बालकनी से जोर जोर से हंसने लगता है। अरे रोहन भाई, आपकी हालत तो कुछ ज्यादा ही टाइट लग रही है। क्या हुआ, मॉल की सेवा में लगे हो क्या? हंसिए मत सुजीत भाई, हम तो यहाँ ये सोच कर आए थे कि मॉल के पास घर होगा तो ऐश करेंगे, पर यहाँ आकर तो हम ही नौकर बन गए। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, मॉल के पास रहने की कीमत तो चुकानी पड़ती है। अरे भैया जी, पानी तो आपने दे दिया, पर बिल्डिंग में बहुत धूल उड़ रही है। अगर आपकी छत पर बैठकर हम लोग खाना खा ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी आधी फिल्म तो खत्म हो ही गई है, अब क्या ही होगा वहां जाकर। चलिए माँ जी, वापस घर चलते हैं। सब लोग गुस्से में फिल्म का प्लान कैंसिल करके घर के अंदर आ जाते हैं। नए प्लॉट के पास का ससुराल तो नेहा को उसकी नानी याद दिला देता है। सब लोग बुरी तरह चिड़चिड़े और परेशान हो चुके थे। पता नहीं कौन सी घड़ी में हमने यहाँ घर लिया था। 3 महीने हो गए, न चैन से सो पाए न शांति से खाना खा पाए। हर 5 मिनट में कोई ना कोई दरवाजा खटखटा देता है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम नेहा, ऑफिस में मुझे काम के बीच में नींद आ जाती है, बॉस भी टोकने लगे। मैं तो बुरी तरह थक गया हूँ। अरे रोहन, तू क्यों परेशान हो रहा है? तू तो सुबह चला जाता है और शाम को आता है। बहू और मुझसे पूछ, दिन भर कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है। जमीन के दाम सोने को पार करेंगे ये बोलकर घर लिया था, पर ये किसी ने नहीं बताया कि सोने को तराशने के लिए हमें खुद पत्थर बनना पड़ेगा। असर तो सच में बहुत पड़ रहा है हम सब पर। चिंटू भी ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है और चिड़चिड़ा हो गया। पापा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम वापस अपने पुराने घर चलते हैं ना। जब ये मॉल पूरी तरह बन जाएगा तब हम यहाँ रहने आ जाएंगे। अभी तो यहाँ रहना जानलेवा है। ये कोई हल नहीं हुआ बेटा, और वैसे भी जो लोग यहाँ पहले से रह रहे हैं वो क्या इंसान नहीं है? उन्हें भी तो परेशानी होती होगी, पर वो तो डटे हुए हैं। तो क्या हम यहीं रहकर अपनी जान सुखाते रहेंगे? नहीं, बल्कि हम परिस्थितियों के साथ ढलना सीखेंगे। हर जगह रहने का अपना एक तजुर्बा होता है, और यही मान लो कि इस मॉल को खड़ा करने में हमारा भी एक बड़ा योगदान है। कल जब ये मॉल खुलेगा तो हमें गर्व होगा। मेरा ससुराल तो बहुत अच्छा निकला, पर ये नए प्लॉट के पास वाला ससुराल, तौबा तौबा।